पुस्तक 24 अध्याय 1 तीन लोगों को छोड़ना। आदिकालीन अराजकता के बीच बसी एक अमर संपदा। ये संपदा कुछ किलोमीटर तक फैली हुई थी और खाड़ियों, छोटी नदियों, फूलों और घास से भरी हुई थी। पिताजी, क्या आप भविष्य में यहीं स्थायी रूप से रहेंगे? क्या आप त्रिलोक वापस नहीं लौटेंगे? ब्राइटमून ने जी निंग का हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से उस जगह को देखने लगी। हाँ, मैं एकांत साधना में जाने की योजना बना रहा हूँ। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तीन लोगों में लौटने में मुझे बहुत समय लगेगा। उसने जो जीवनदायी शपथ ली थी वह ये थी कि वह एक ज्येष्ठ देवता बनने के 1000 साल के भीतर तीनों लोगों को छोड़ देगा। शपथ का ये भाग सक्रिय होते ही उसकी आत्मा तुरंत उसकी शक्ति से बंध जाएगी, यहाँ तक कि उसका आदिम युग भी प्रभावित होगा। यही कारण था कि हालांकि निंग का इरादा अपने आदिम युग को तीनों लोगों की रक्षा के लिए तैनात करने का था, वह वास्तव में उनके भीतर नहीं रह सकता था। उसे आदिम अराजकता के एक हिस्से में निवास करना था जो तीनों लोगों के ठीक बगल में था। जब वह अपनी जीवन रक्त की शपथ पूरी कर लेगा और नॉर्थवेस्ट का अंतिम संदेश वास्तव में वास्ट हेवन पैलेस तक पहुंचा देगा, तभी उसे इससे मुक्त किया जाएगा। ओह, मुझे लगता है ये भी काम करेगा। मैं भविष्य में यहाँ बहुत समय बिताऊंगा। ये वास्तव में आदिम अराजकता की मेरी पहली यात्रा है। ब्राइटमून काफी उत्साहित था। पिताजी, मैं कुछ और जगहें देखने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। निंग ने सिर हिलाया। युवा गुरु ऑटम लीफ और अंकल व्हाइट ब्राइटमून के साथ यहाँ आए थे। वे निंग को अच्छी तरह जानते थे और वे जानते थे कि एकांत साधना करते हुए उसे आदिम अराजकता में रहना उचित नहीं है। निंग, बेटा, क्या तुम हमसे कुछ बातें छिपा रहे हो? अंकल व्हाइट ने पूछा और ऑटम लीफ ने भी निंग की ओर देखा। कुछ काम है। निंग ने सिर हिलाया। कुछ काम है जो मुझे करने हैं। पिछले कुछ समय से मैं धीरे धीरे अपने प्राइमल ट्विन को फिर से बनाने पर काम कर रहा हूँ। अब जब ये ठीक हो गया है और सब कुछ व्यवस्थित हो गया है तो मुझे सब कुछ संभालना होगा। चिंता मत करो, मेरा प्राइमल ट्विन यहीं रहेगा। उसका असली शरीर अपने पीछे एक अतिरिक्त क्लोन भी रखेगा जो जेल की दुनिया में सुरक्षित रूप से स्थापित होगा। जहां तक उनके प्राइमल ट्विन के अतिरिक्त क्लोन का प्रश्न है, उसे क्रिसेंट मेजर दुनिया में सुरक्षित रखा जाएगा। एंडवार के दौरान उसके प्राइमल ट्विन ने आत्मविस्फोट किया था। ये पैतृक अमर स्तर पर था और इसलिए अगर उसे तुरंत पुनर्जीवित करना था तो उसे अकल्पनीय मात्रा में अराजकता अमृत की आवश्यकता होगी। उसके लिए एकमात्र विकल्प इसे धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण करना था। निंग पहले ही जल के स्वर्गीय दाव में निपुण हो चुका था और इस प्रकार उसे आदिम अराजकता के स्वर्गीय दाव की एक निश्चित सीमा तक समझ हो गई थी। अब वह अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था और इस प्रकार वह लगातार बड़ी मात्रा में इसे अवशोषित कर सकता था, जिससे पुनर्निर्माण प्रक्रिया काफी तेज हो गई। उसका असली शरीर एक द्विपरिष्कारक था और उसे पुनर्निर्माण में 10,000 साल लगेंगे। उसका प्राइमल ट्विन तो बस एक की परिष्कारक था, केवल 3000 साल की जरूरत थी। हेवनगेजर टॉवर की बदौलत निंग आसानी से समय की गति को सामान्य से 20 गुना तेज बनाए रखने में सक्षम था। इस प्रकार उसका प्राइमल ट्विन बहुत पहले ही पुनर्निर्माण कर चुका था। उसे इतना समय सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि उसे त्रिलोकों में अपने मामलों को निपटाने में थोड़ा और समय लगाना था। युवा स्वामी, शरद पत्ता ने चिंतित होकर कहा, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। कोई जरूरत नहीं। निंग ने अपना सिर हिलाया। यह कोई मजाक की बात नहीं थी। उस अंतरिक्षीय भंवर से होकर त्रिलोक से बाहर निकलने की प्रक्रिया भी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगी। कोई नहीं कह सकता कि इस यात्रा में क्या होगा। इतने बड़े खतरे में शरद ऋतु के पत्ते का उसके साथ होना पूरी तरह से व्यर्थ होगा। आदिकालीन अराजकता में उसकी अमर संपत्ति पहले ही स्थापित हो चुकी थी। निंग ने कुछ दोस्तों और परिवारजनों को इसके भ्रमण के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें उसके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू नॉर्थसन, उसका अपना प्रशिक्षु ब्लूक्लिफ शियाओयू, उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुन वुकोंग और क्रेजी जी और कई अन्य हस्तियां शामिल थीं। उसने लू डोंगबिन, कुआफू और अन्य प्रमुख शक्तियों को भी अपने इस नए घर में आने के लिए आमंत्रित किया था। सभी जानते थे कि अगर उन्हें भविष्य में निंग से मिलना है तो उन्हें आदिकालीन अराजकता में प्रवेश करना होगा और इस अमर संपत्ति का दौरा करना होगा। शिष्य, आदिकालीन अराजकता एक ऐसी जगह है जहाँ विशेषज्ञ बादलों की तरह आम है। हमारे त्रिलोक तो बस उसका एक छोटा सा कोना है। तुम्हें सावधान रहना होगा। सुभूति ने निंग की ओर देखा। चिंता मत करो गुरुजी, निंग ने सिर हिलाया। आज निंग के लिए अपनी यात्रा पर निकलने का दिन था। उसने अपने गुरु सुभूति के अलावा किसी को भी अपने प्रस्थान की सूचना नहीं दी थी। माँ नुवा जब गईं तो कभी वापस नहीं लौटी। हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना। सुभूति ने धीरे से कहा, तुम्हें सावधान 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 रहना होगा। अगर कभी माँ नुवा से तुम्हारा सामना हो तो मुझे तुरंत सूचित करना। मैं करूंगा। निंग ने सिर हिलाया। उसका प्राइमल ट्विन अमर संपदा के भीतर तीन लोगों के करीब रहेगा और उसकी यादें उसके असली शरीर के साथ साझा होंगी। उसका असली शरीर जो भी अनुभव करेगा उसका प्राइमल ट्विन भी उसमें हिस्सा लेगा। तो फिर जाओ। सुभूति ने सिर हिलाया। फुश, एक गहरे नीले रंग की उड़ती हुई नाव अचानक हवा में प्रकट हुई। निंग उस उड़ती हुई नाव पर चढ़ गया। उसके चारों ओर अंतरिक्षीय तरंगों की एक श्रृंखला फैल गई और कुछ ही क्षणों बाद उड़ती हुई नाव शून्य में दूर चली गई। सावधान रहना। सुभूति चुपचाप और आशा भरी निगाहों से निंग को जाते हुए देख रहा था। बहुत समय पहले मानुवा ने तीनों लोगों को छोड़ दिया था। अब जी निंग भी तीनों लोगों को छोड़ चुकी है। वे दोनों ही तीनों लोगों में अपने समय के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति थे।
नीला रंग की नाव शून्य में लगातार आगे बढ़ती रही। उड़ती हुई नाव के अंदर का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था। निंग कमल मुद्रा में बैठा था। उसकी नजर नाव की दीवारों से होते हुए बाहर की आदिम अराजकता पर टिकी थी। मैं तीनों लोगों को छोड़कर आदिकालीन अराजकता में अकेले ही भटकने जा रहा हूँ। निंग ने सिर हिलाया। अफसोस की बात है कि आज तक मुझमें जेल की दुनिया की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति नहीं है। कारागार में बड़ी संख्या में कैदी थे, जिनमें एल्डर गॉड और पैट्रिक अमर कैदी भी शामिल थे। उन्हें जकड़े हुए हथकड़ी केवल वही तोड़ सकते थे जो विश्व देवता या अराजकता अमर स्तर की शक्ति वाले हों। वास्तव में उस स्तर की शक्ति वाला कोई व्यक्ति कारागार की दुनिया को ही चकनाचूर कर सकता था। जी निंग अब बेहद शक्तिशाली हो गया था, लेकिन जब उसने वायलेट ज्वेल से पूरी ताकत से हथकड़ी पर प्रहार किया तब भी वह केवल कुछ खरोंच ही छोड़ पाया, और खरोंचें जल्दी ही अपने आप ठीक हो गईं। स्पष्ट रूप से वह अभी भी हथकड़ी तोड़ने से काफी दूर था। सच तो ये है कि अगर कोई इसके बारे में विस्तार से सोचे तो ये बात समझ में आ जाएगी। पेंजिया के राजा ने कारागारों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की व्यवस्था क्यों की? इसका उद्देश्य था कि वे उन पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि अगर कोई विश्व देवता प्रकट होता है तो वे उसकी सूचना दे सकें। इसका मतलब था कि विश्व देवता बनने वाले कैदियों को भी उन बेड़ियों और कारागार की दुनिया को तोड़ने में काफी लंबा समय लगेगा। पेंजिया के राजा के पास कारागार की दुनिया में जल्दी पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। पर्यवेक्षक रखने का यही मुख्य उद्देश्य था। निंग अभी अभी विश्व देवता की शक्ति की दहलीज तक पहुंचा ही था। अब वह उन बेड़ियों को बमुश्किल ही थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पा रहा था। फिर भी वे बड़े देवता और अमर पूर्वज काफी धनी थे। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, जिस उड़ने वाली नाव पर वह सवार था वह एक उच्च स्तरीय अराजकता का खजाना था जिसे गॉडवुड मोर्टशिप के नाम से जाना जाता था। निंग ने कारागार जगत के सभी कैदियों को, जिनमें जंगली कुत्ता एल्डर गॉड भी शामिल था, पीटा और लूटा था। यहाँ तक कि बेहद क्रूर जंगली कुत्ता एल्डर गॉड भी बमुश्किल ही सर्वोच्च एल्डर गॉड माना जा सकता था। निंग को वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ हाथस्वॉर्ड स्टांस ही उन सभी को आसानी से हराने के लिए काफी था। अगर मैं उन बेड़ियों को तोड़ पाता तो मुझे काफी रिटेनर मिल जाते। निंग ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को एक तरफ फेंक दिया। एक और विचार के साथ उसने स्वर्ग के 3600 गोल्ड स्टार मोतियों को अपने चारों ओर प्रकट कर दिया, जो अनगिनत चमकते तारों की तरह उसके चारों ओर घूम रहे थे। 300 साल पहले एंडवार के दौरान जब से उसने हाथस्वॉर्ड मुद्रा में महारत हासिल की थी, तब से उसने अपना काफी समय चुपचाप अभ्यास और ध्यान में बिताया था। नतीजतन निंग ने दाव के बारे में अपनी समझ में लगातार सुधार किया था। उन्हें आदिकालीन अराजकता की गहरी समझ थी, उन्हें अंतरिक्ष के बारे में गहरी जानकारी थी, उन्हें पानी और बिजली के बारे में गहरी जानकारी थी, उसे तलवार के बारे में गहरी जानकारी थी। दरअसल निंग ने 9 अराजकता मोहरों में से 8 में भी महारत हासिल कर ली थी। वह उसी स्तर की महारत पर था जिस पर मदर नुवा थी विश्व देवता बनने से पहले। 9वीं कैओस सील। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसमें महारत हासिल कर लूं तो कुछ खास होगा। निंग समझ सकता था कि उसने जो अलग अलग अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं, वे एक दूसरे के ऊपर जमा हो रही थीं। एक बार जब वह 9वीं कैओस सील में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता तो सभी 9 कैओस सील एक साथ मिलकर एक पूरे में बदल जाती और फिर पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती। निंग इसे घटित होते देखने के लिए बहुत उत्सुक था। गॉडवुड मोर्टशिप पर सवार होकर उन्होंने आधे महीने से ज्यादा समय तक आदिम अराजकता से गुजरते हुए बिताया। आखिरकार वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जिसे तारा मानचित्र ने स्थानिक भंवर से युक्त बताया था। तो ये स्थानिक सुरंग है। निंग अपने मोर्टशिप पर बैठा सामने की ओर देख रहा था। उसके सामने एक बहुत बड़ा अंतरिक्षीय वर्महॉल था। विशाल भंवर ने आसपास की आदिम अराजकता को चीर डाला, जिससे वह उसके चारों ओर कई वलियों में घूमने लगा। निंग को भी दबाव और भय का एहसास हुआ। इन सब में सबसे खतरनाक भंवर, जो एलियन आउटसाइडर्स 3 लोगों में जाने के बाद भी जीवित बचे रहने में भाग्यशाली रहे थे, उन्होंने इस खतरनाक भंवर के बारे में अत्यंत विस्तृत विवरण लिखा था। कोई बात नहीं, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं। हम अंदर जाते हैं। निंग की दिव्य शक्ति ने गॉडवुड मोर्टशिप को पूरी तरह से भर दिया। इस क्षण मोर्टशिप मानो तलवार में बदल गई हो और निंग ने उसे ऐसे उड़ने का आदेश दिया मानो वह किसी विशाल तलवार पर सवार हो। स्वॉश! अंतरिक्षीय भंवर के सामने कुछ देर झिझकने के बाद मोर्टशिप अंततः उसके अंदर गहराई तक उतर गई। वूश! भंवर में एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली विदारक शक्ति भरी हुई थी जो तुरंत ही मोर्टशिप की ओर प्रवाहित हुई और उसे और अंदर खींच लिया। निंग ने मोर्टशिप को आदेश दिया कि वह उस खींचती हुई शक्ति का अनुसरण करते हुए अंदर स्थिर रहे और उसकी शक्ति को नष्ट करने की पूरी कोशिश करे। एक सच्चे सर्वोच्च तलवार अमर के रूप में निंग ने शक्ति को नियंत्रित करने और नष्ट करने के मामले में वास्तव में अकल्पनीय स्तर की कुशलता प्राप्त कर ली थी। फुश! हालांकि अंतरिक्षीय भंवर की चीरने की शक्ति काफी भयावह थी, फिर भी मोर्टशिप आसानी से और सुरक्षित रूप से उसके अंदर तक पहुंचने में कामयाब रही। निंग को कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि मैं इस अंतरिक्षीय भंवर से सुरक्षित निकलकर बैडलैंड्स क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगा, निंग ने धीरे से खुद से कहा। तलवार चलाने की मेरी क्षमता को देखते हुए मैं जिंदा बच सकता हूं, लेकिन अगर मैं भटक गया तो सारी बाजी पलट जाएगी। निंग के सामने एक बहुत बड़ी स्थानिक सुरंग थी जो अनगिनत स्थानिक आंसुओं से भरी हुई थी, कुछ काले और कुछ राख जैसे सफेद। वाह! मोर्टशिप उस विशाल अंतरिक्षीय वर्महॉल से अपना रास्ता बनाते हुए आगे की ओर उड़ गया। पुस्तक 24, अध्याय 2, स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे। जब कोई इस स्थानिक भंवर से उड़ान भरता है तो 3 संभावित परिणाम होते हैं। पहला ये था कि कोई सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंचकर बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा।
यह आदर्श परिणाम था। दूसरा ये था कि एक स्थानिक दरार अचानक आपके सामने प्रकट होगी और आपको अंदर खींच लेगी, जिसके परिणामस्वरूप आप आदिम अराजकता के एक अज्ञात क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। जी निंग बैडलैंड्स क्षेत्र के बारे में कम से कम कुछ बातें जानता था, उन विस्तृत तारा मानचित्रों की बदौलत जो तीनों लोगों ने बहुत पहले हासिल कर लिए थे। जिस माइंड लॉर्ड को निंग मारना चाहता था वह भी बैडलैंड्स क्षेत्र में रहता था। अगर वह आदिम अराजकता के किसी बिल्कुल अनजान हिस्से में पहुंच जाता तो उसे धीरे धीरे सब कुछ नए सिरे से समझना पड़ता। फिर भी ये सबसे बुरी स्थिति नहीं थी, आखिरकार वह अभी भी जिंदा होता। तीसरा संभावित परिणाम ये था कि स्थानिक दरार उसे सीधे किसी प्रकार के मौत के जाल में पहुंचा देगी। मुझे सचमुच उन स्थानिक दरारों से दूर रहने की जरूरत है। स्वूश, मोटशिप तलवार की तरह तेज गति से आगे की ओर उड़ी और अचानक उभरी दरारों से बचती हुई तेजी से आगे बढ़ी। गड़गड़ाहट, निंग के सामने अचानक बैंगनी प्रकाश की एक विशाल जंगली सी दिखने वाली दरार प्रकट हुई, जिसने तुरंत ही एक बहुत बड़े क्षेत्र को ढक लिया। पीछे की ओर मोटशिप तेजी से पीछे की ओर मुड़ी और पीछे की ओर उड़ी, फिर दरार के चारों ओर घूमी और उससे दूर उड़ गई। उसे हर पल हजारों सुधार करने पड़ते थे। ये तलवार से लड़ने से भी ज्यादा खतरनाक प्रक्रिया थी। निंग का पूरा ध्यान अपने जहाज पर नियंत्रण रखने पर था, लेकिन वह अपने आसपास के 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र पर भी पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम था। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र था जिसे निंग ने कुछ समय पहले विकसित किया था। 6 दिन बाद एक उड़ने वाली नाव अचानक एक विशाल अंतरिक्षीय भंवर के मुहाने से बाहर निकल आए। मैं कामयाब हो गया। निंग का चेहरा थकान से पीला पड़ गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। आखिरकार मैं सकुशल बच निकला। ये 6 दिन बिल्कुल दुस्वप्न जैसे थे। वे स्थानिक दरारें अविश्वसनीय गति से प्रकट और गायब हो गई थीं, और उनमें से कुछ तो बहुत बड़ी थीं। अगर निंग की किस्मत थोड़ी भी खराब होती तो ये पूरी तरह संभव था कि उसके चारों ओर हर दिशा में एक साथ दरारें दिखाई देती, जिससे उसके लिए उनसे बचना नामुमकिन हो जाता। जब ऐसा होता तो एकमात्र विकल्प यही होता कि वह जोखिम उठाकर बेतरतीब ढंग से एक दरार चुन ले। पिछले 6 दिनों में एक बार ऐसा हुआ था जब निंग सचमुच एक अंतरिक्षीय दरार में फंस गया था। शुक्र है वह दरार जल्दी ही छट गई, जिससे निंग मुश्किल से उससे बचकर अंतरिक्षीय वर्महॉल में वापस आ पाया। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो निंग को भी खुद नहीं पता होता कि उसे किस क्षेत्र में भेज दिया जाता। लेकिन निस्संदेह कोई व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, भंवर से सफलतापूर्वक पार पाने की उसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। निंग भाग्यशाली था कि वह सिर्फ एक बार ही अंतरिक्षीय दरार में फंसा था। इसका स्वाभाविक अर्थ था कि उसके लिए बच निकलना काफी आसान था। इसके विपरीत गॉडफाइंड विद स्पाइक 9 अलग अलग मौकों पर दरारों में फंस चुका था। हालांकि वह काफी भाग्यशाली रहा था। सभी 9 बार वह दूसरी तरफ खींचे जाने से पहले दरारों से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। बैडलैंड्स क्षेत्र। अपने जहाज की गहराई में बैठे निंग ने अपने चारों ओर फैली विशाल अराजकता को देखा। मैं यहाँ हूँ। अपने तारा मानचित्रों की बदौलत निंग को ठीक ठीक पता था कि स्थानिक वर्महॉल का ये छोर कहाँ है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के निंग तुरंत उस स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे की ओर बढ़ने लगा जो उसके सबसे नजदीक था। आदिकालीन अराजकता बहुत विशाल थी। अगर वह अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे उसमें से उड़ता तो भी 1 खरब साल भी बैडलैंड्स के हर हिस्से की यात्रा पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। 5 महीने बाद निंग बैडलैंड्स क्षेत्र में पहुंच गया। हम यहाँ हैं। उसका मुआदशिप शून्य से एक विशाल दीर्घवृत्ताकार दुनिया की ओर उड़ गया। निंग ने विशाल दीर्घवृत्ताकार दुनिया को घूरा, फिर एक गहरी सांस ली। यह अब तक देखी गई 9वीं अराजकता दुनिया है। मेरे तारा मानचित्रों के अनुसार अर्थरेख तक पहुंचने से पहले मुझे 26 और अराजकता दुनियाओं से गुजरना होगा। निंग के सबसे निकट स्थित स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे अर्थरेख ग्रह के आसपास केंद्रित था। आदिकालीन अराजकता में इतने सारे खगोलीय पिंड थे कि उनमें से अधिकांश नामहीन थे। केवल कुछ विशेष गुणों वाले तारों और ग्रहों को ही नाम दिए जा सकते थे। निंग एक के बाद एक अराजकता की दुनिया से गुजर चुका था। हर बार निंग को लगता कि कोई उसे सह इंद्रिय से स्कैन कर रहा है। हर बार वह अपनी प्रभावशाली शक्तिशाली सह इंद्रिय को उन पर वापस भेज देता। जब उनकी सह इंद्रिय टकराती तो दूसरा पक्ष इतना भयभीत हो जाता कि वे तुरंत अपनी टोह लेने की कोशिशें बंद कर देते। अपने आधे कदम के विश्वदेव शरीर के कारण निंग की सह इंद्रिय असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक बार ऐसा हुआ था जब निंग को एक विश्व देवता द्वारा किए गए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा सफाई का सामना करना पड़ा था। निंग इतना भयभीत हो गया था कि उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे दूर भागते हुए शून्य आंखें झपकाईं। हालांकि विश्व देवता आमतौर पर बिना किसी उचित कारण के ज्येष्ठ देवताओं और पैतृक अमरों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते, फिर भी निंग को लगा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रवेश करने के 1 वर्ष और 9 महीने बाद इस दिन निंग आखिरकार 3 लोगों के सबसे नजदीक स्थित स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे तक पहुंच गया। उसके लिए 2 साल से भी कम समय में किसी एरे तक पहुंच पाना वाकई काफी तेज था। इसे एक बेहद नजदीकी एरे माना जाएगा। आदिकालीन अराजकता इतनी विशाल थी कि बैडलैंड्स क्षेत्र जैसे क्षेत्र में भी पिछड़े अराजकता विश्वों के व्यक्तियों के लिए स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे तक पहुंचने में 10 साल तक का समय लगाना आम बात थी। अर्थरेखाई का जहाज वहां खाली जगह में लटका हुआ था। निंग उसके अंदर खड़ा अपने सामने के अद्भुत दृश्य को देखता रहा। उसके सामने की आदिकालीन अराजकता बहुत पहले ही बिखर चुकी थी और 8 बेहद चमकदार तारे प्रकट हुए जो प्रकाश की परतों से चमक रहे थे। ये 8 तारे अपने केंद्र में स्थित एक अंतिम ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे।
ये 8 तारे सेवक थे, जबकि यह 9वां ग्रह स्वामी था। ये 9 खगोलीय पिंड मिलकर एक विशाल स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे बनाते थे और उनका प्रकाश त्रिलोक के सौर तारे से भी कहीं अधिक चमकदार था। आकार के संदर्भ में ये संरचना संभवतः संपूर्ण त्रिलोक के बराबर थी। एक ही संरचना इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? निंग ने आह भरी। मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस संरचना को बनाने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। उसके अभिलेखों के अनुसार विश्व देवता या केओस इमॉर्टल भी स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। ये सभी एरे प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। अब ये सवाल भी नहीं उठता कि इन्हें किसने बनाया। वहां पर जाना। स्वूश। मोटशिप तेजी से विशाल स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे की ओर उड़ गया। 8 अन्य तारों से घिरा मुख्य तारा अर्थरेक ग्रह था। अर्थरेक पर उतरने से पहले ही निंग को उसके ऊपर से निकलती शक्ति की लहरें महसूस हो रही थीं। ये लहरें शक्तिशाली विशेषज्ञों से निकल रही थीं। वापस आओ। निंग ने अपना मोआटशिप हटा दिया, फिर जल्दी से तारे पर उतर गया। अर्थरेक एक विशाल ग्रह था जो आकार में सौर तारे या चंद्र तारे के बराबर था। हालांकि पूरे ग्रह को परिष्कृत और पुनर्निर्मित किया गया था, जिससे यह एक अत्यंत विशाल जादुई खजाने जैसा लग रहा था। इतने सारे विशेषज्ञ। जैसे ही निंग ने तारे से निकलने वाली शक्तिशाली तरंगों को महसूस किया, वह तुरंत एक 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प में बदल गया और अर्थरेक के केंद्र की ओर उड़ गया। स्विश। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प काफी तेज था। आगे की ओर उड़ते हुए निंग का सामना कई अन्य साधकों से हुआ। कुछ इंसानों जैसे दिख रहे थे, जबकि कुछ बिल्कुल अलग। जैसे ही उन्होंने 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प को अपने पास से उड़ते देखा और जी निंग से निकलती प्रभुत्वशाली शक्ति की अछूती आभा को महसूस किया, उनके चेहरों पर चिंता के भाव उभर आए। फुफ। निंग जमीन पर उतरा। एक छोटा स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे उसके ठीक सामने स्थित था। हालांकि स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे बेहद विशाल थे, लेकिन उनके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र केवल कुछ 100 किलोमीटर के थे। इन लघु स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के अंदर वास्तव में इमारतें थीं। एरे की सुरक्षा के लिए इन इमारतों में ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर देवता तैनात थे। यहाँ कई सच्चे देवता और सच्चे अमर देवता भी थे। साथ ही बड़ी संख्या में एम्पायरियन देवता और दिव्य अमर देवता भी थे। ये सभी स्पेस टाइम एरे के रखरखाव और भविष्य में किसी भी उपयोग के लिए इसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए जिम्मेदार थे। तुम कहाँ जा रहे हो? सुनहरे वस्त्र पहने और शल्कदार सरीसृप की पूंछ वाले एक ज्येष्ठ देवता निंग के सामने कमल मुद्रा में बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत विशाल था और उन्होंने निंग को देखते हुए नीचे देखा। जब उन्होंने निंग की आभा का अनुभव किया तो उनके व्यवहार में थोड़ा सुधार आया और उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। अर्थरेक में मुख्यतः ज्येष्ठ देवता और पैतृक अमर देवता रहते थे। विश्व देवता और अराजकता अमर देवता अविश्वसनीय रूप से उच्च पदस्थ थे। वे आमतौर पर ऐसे निम्न स्तरीय मामलों को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। सेवन वाटर स्टार, निंग ने कहा। सेवन वाटर स्टार स्वाभाविक रूप से एक तारा था जो एक अलग स्पेस टाइम सरणी के केंद्र में स्थित था। वास्तव में वास्तेवेन महल को ढूंढना और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। निंग का पहला लक्ष्य माइंड लॉर्ड से निपटना था, जो देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों में से एक था। तीनों लोकों में देव सम्राट ब्लैकलोड्स के बारे में जो अभिलेख मौजूद थे, उनमें बताया गया था कि वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विश्व देवता था और 5 अन्य विश्व देवता उसकी सेवा करते थे। साथ मिलकर वे एक बड़े भूभाग पर प्रभुत्व रखते थे। सेवन वाटर स्टार के आसपास के क्षेत्र पर देव सम्राट ब्लैकलोड्स, फॉगस्टोन के स्टार लॉर्ड, सॉवरेन ईस्टविक्टर और कई अन्य आधिपत्यों का प्रभुत्व था। देव सम्राट ब्लैकलोड्स उनमें से एक था। सेवन वाटर स्टार, बड़े भगवान ने सिर हिलाया। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए ट्रांसफर एरे को सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुल 120 बोतल केओस नेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इंतजार करने को तैयार हो, अगर तुम भाग्यशाली रहे तो लगभग 8 साल बाद सेवन वाटर स्टार में स्थानांतरण के लिए एरे का एक और सामूहिक सक्रियण होगा। बस एक बोतल की जरूरत होगी। 8 साल, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। ये स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे पूरे 3 लोगों के आकार का था। इसे सक्रिय करने के लिए काफी लागत की जरूरत थी और 120 बोतल केओस नेक्टर का भुगतान काफी मानक था। हालांकि बड़े देवता और अमर पूर्वज आमतौर पर इतनी फिजूल खर्ची करने को तैयार नहीं होते। ज्यादातर बड़े देवताओं और अमर पूर्वज की कुल संपत्ति भी जरूरी नहीं कि इतनी ज्यादा हो। हाँ, 8 साल, बड़े भगवान ने सिर हिलाया। वहाँ एक पत्थर की पट्टिका है जिस पर तबादलों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ठीक है। निंग पत्थर के स्तंभ के पास गया और उसे एक नजर देखा। उस पर विस्तृत जानकारी भरी थी कि एक दूसरे स्पेस टाइम एरे में स्थानांतरण के लिए कितनी देर इंतजार करना होगा। अगर मैं बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड जाना चाहता तो मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। वह जगह ज्यादातर लोगों द्वारा देखी जाने वाली जगह है, निंग ने मन ही मन सोचा। फिर भी कोई चारा नहीं है। मैं सेवन वाटर स्टार से बहुत दूर हूँ। अगर मैं अकेले वहाँ उड़ना चाहूँ तो भी मैं खरबों साल में भी नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं 8 साल तक इंतजार कर सकता हूँ। हालांकि निंग ने जेल की दुनिया के एल्डर गॉड और पैतृक अमर कैदियों के खजाने और अराजकता अमृत की लगभग 120 बोतलें हासिल कर ली थीं। निंग ने उनमें से 100 बोतलें 3 लोगों के लिए छोड़ दी थीं। उसने उन्हें अपनी बेटी और ऑटम लीफ की खातिर छोड़ दिया था। और जहाँ तक खुद की बात है, वह इतना मजबूत और सक्षम था कि वह अपने दम पर और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता था। फुश। निंग जल्दी से वहाँ से उड़ गया। उसने अर्थरेक के भीतर एक खूबसूरत एकांत पर्वत शिखर ढूंढा और उसे चुना। उसने हाथ हिलाया जिससे एक अमर संपदा उस शिखर पर उतर आए। फिर निंग उस अमर संपदा में घुस गया और चुपचाप इंतजार करने लगा।
पुस्तक 24 अध्याय 3 फॉगस्टोन रह स्वर्ग का हिविंगेजर टॉवर अमर संपदा के भीतर रखा गया था। जी निंग मीनार के अंदर कमल मुद्रा में एक बेजान चट्टान की तरह स्थिर बैठे थे। उन्होंने एकांत विश्व देवता की एकांत तकनीक को सक्रिय कर दिया था और नव तत्व विनाश का उपयोग तारा ग्रहण करने वाले हाथ पर काम करने के लिए कर रहे थे। एकांत तकनीक साधक को अत्यंत शांत अवस्था में पहुंचाती है, जिससे उसका आंतरिक हृदय कहीं अधिक संवेदनशील और सक्रिय हो जाता है। इसका उद्देश्य शरीर के रहस्यों को जानना तो था ही, साथ ही इससे कुछ तकनीकों की कल्पना और परिकल्पना करना भी आसान हो जाता है। बुद्ध जुइमिंग, जो पहले ही अपना बलिदान दे चुके थे, निरंतर एकांत अवस्था में रहते थे। यही कारण था कि वे एक ऐसी दिव्य क्षमता विकसित कर पाए जो भगवान तथागत के समान ही प्रबल थी। अभी निंग स्टारसीजिंग हैंड के 7वें चक्र पर शोध और विकास कर रहा था। पहले 6 चक्र इस परियोजना के लिए मार्गदर्शक बने। इससे पहले जब उसके पास कोई सुनहरा तारा पत्थर नहीं था, तो उसने नव तत्व विनाश का इस्तेमाल करके तारा सीजिंग हाथ को अलग करके उसकी मरम्मत की थी, जिससे वह एक बिल्कुल नया छठा चक्र बना सका। अब स्वाभाविक रूप से वह एक और भी ज्यादा गहन 7वां चक्र बनाना चाहता था। एक सच्चा ईश्वरीय शरीर छठे चक्र में प्रशिक्षण ले सकता है। मेरे पास पहले से ही एक एल्डर गॉड बॉडी है। तार्किक रूप से मुझे 7वें चक्र में प्रशिक्षण लेने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इसे विकसित करना वास्तव में कठिन है। निंग ने लगातार इस परियोजना की कल्पना की और इस पर काम किया, लेकिन बहुत कम ही प्रगति कर पाए। 7वें चक्र में प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति को पहले दिव्य शक्ति को प्रस्फुटित करने का एक और भी गहन तरीका खोजना होगा। इसके अलावा हथेलियों को रूपांतरित करके उन्हें दाव हथियारों के समान बनाने का तरीका भी खोजना होगा। तभी वे दिव्य शक्ति के प्रस्फुटन का सामना कर पाएंगे। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत कठिन होगा। ताओवादी त्रिजीवन एक सच्चे ईश्वर के रूप में छठा चक्र विकसित करने में सक्षम थे, एक बड़े ईश्वर के रूप में जिसके पास 9 तत्वों का विनाश है। मुझे 7वां चक्र विकसित करने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। निंग पूरी तरह से अपने ध्यान में लीन थे। धमाका, उसकी आत्मा थोड़ी कांप उठी। निंग के अविचल चट्टान जैसे शरीर में धीरे धीरे जीवन की आभा लौटने लगी। जैसे जैसे उसकी आभा मजबूत होने लगी, उसकी त्वचा में रंगत लौटने लगी। आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं। 160 साल पलक झपकते ही बीत गए। बाहरी दुनिया में 8 साल हो गए हैं। निंग खड़ा हुआ। बाहर जाने का समय हो गया है। अब अर्थरेक से दूरस्थ 7 वाटर स्टार तक की यात्रा का समय आ गया था। वे सचमुच पैसा कमाना जानते हैं। इस संरचना के एक बार सक्रिय होने से उन्हें अराजकता अमृत की 100 बोतलें मिल जाती हैं। निंग ने अपना सिर हिलाया और स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे से बाहर निकलकर उन साधकों पर नजर डाली जो अलग अलग दिशाओं में बिखर रहे थे। हालांकि स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के प्रत्येक सक्रियण के लिए एक निश्चित मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, फिर भी वे कम से कम 50% लाभ कमा रहे हैं। वे अविश्वसनीय दर से पैसा कमा रहे हैं। हर साधक को हर बार व्यू सक्रिय होने पर अराजकता अमृत की 1 बोतल देनी होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि केवल बड़े देवता और पैतृक अमर ही इसमें भाग लेते हैं। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। सच्चे देवता और सच्चे अमर इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सच्चे देवता और सच्चे अमर आमतौर पर आसपास के अराजक लोगों में ही घूमते रहते थे या फिर बड़े देवताओं और पैतृक अमरों और सेवकों का अनुसरण करते थे। कोई भी विश्व देवता या अराजकता अमर इस तरह के अंतरिक्ष समय सरणी पर नियंत्रण पाने का मौका पाकर बहुत खुश होगा। अफसोस की बात है कि ये सब बैडलैंड्स कोर्ट द्वारा नियंत्रित हैं। निंग ने आह भरी। विशाल बैडलैंड्स क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति बैडलैंड्स कोर्ट थी। यह एक ऐसा संगठन था जो शक्ति में वास्तेवेन पैलेस को टक्कर देता था। बैडलैंड्स क्षेत्र में बैडलैंड्स कोर्ट के पास सर्वोच्च अनियंत्रित शक्ति थी। मुझे कहाँ जाना चाहिए? निंग 7 वाटर स्टार के ऊपर हवा में खड़ा था। अंतहीन आदिम अराजकता को घूर रहा था। देव सम्राट ब्लैकलोट्स ने अपना ब्लैकलोट्स अराजकता राज्य स्थापित किया है और 5 विश्व देवता उसका समर्थन करते हैं। वह कुल 53 अराजकता लोकों पर शासन करता है। निंग ने कुछ क्षण के लिए उस प्राचीन जानकारी पर विचार किया जो तीनों लोगों ने अतीत में एकत्र की थी। देव सम्राट ब्लैकलोट्स एक स्थानीय आधिपत्यवादी है। उसके कुछ पड़ोसी हैं जिनके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, जिनमें फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड और सॉवरेन ईस्टविक्टर शामिल हैं। फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड के पास 8 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं जो उसकी सेवा करते हैं और वह 96 अराजकता वाले संसारों का नियंत्रण करता है। संप्रभु ईस्टविक्टर के पास 6 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं जो उसकी सेवा करते हैं और वह 61 अराजकता विश्वों का नियंत्रण करता है। क्या मुझे फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड में शामिल होना चाहिए या मुझे सॉवरेन ईस्टविक्टर में शामिल होना चाहिए? निंग इस प्रश्न पर विचार कर रहा था। उसने कभी भी अकेले ही सीधे माइंड लॉर्ड पर हमला करने की मूर्खतापूर्ण सोच नहीं रखी थी। उसे ये सत्यापित करना था कि माइंड लॉर्ड वास्तव में बूढ़ा युवान था या नहीं। इसके अलावा विश्व देवता भी दुश्मन सेना के मुख्यालय पर जल्दबाजी में हमला नहीं करेंगे। यह आत्महत्या थी। फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड और सॉवरेन ईस्टविक्टर गॉड एम्परर ब्लैकलोट्स के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं। अगर मैं इन दोनों पक्षों में से किसी एक में शामिल हो जाऊं तो मैं युद्ध में माइंड लॉर्ड को मारने का मौका ढूंढ लूंगा। मैं स्वयं को मजबूत बनाने के लिए उनकी शक्ति पर भी भरोसा कर सकूंगा। वास्तेवेन पैलेस बहुत दूर था। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने बैडलैंड्स क्षेत्र के बारे में सुना तक नहीं था। इसका मतलब था कि वास्टहेवन क्षेत्र और बैडलैंड्स क्षेत्र के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि विश्व देवता इन दोनों स्थानों के बीच लगभग कभी यात्रा नहीं कर पाते।
अगर निंग सिर्फ एक वृद्ध देवता ही रहे तो शायद वास्टहेवन महल ढूंढने की कोशिश में उनकी मृत्यु हो जाती। ये सबसे अच्छा होगा कि वह पहले विश्व भगवान बने, फिर यात्रा शुरू करें। उसके पास एक पूर्ण अराजकता चक्र था। अराजकता चक्र का केवल 10वां हिस्सा भी उसके मजबूत होने के लिए पर्याप्त समय होगा। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड और सॉवरेन ईस्टविक्टर, उनके बारे में मुझे जो भी जानकारी मिली है वह सब काफी पुरानी है। शायद उनके अपने अपने संगठनों में बदलाव हुए हैं। हम फॉक्सटोन पास ही है, मैं पहले वहां जाऊंगा। मैं उसे अच्छी तरह देखूंगा और फिर कोई फैसला लूंगा। निंग ने तुरंत अपने मोटशिप को उस दिशा में अंतरिक्ष में उड़ान भरने का आदेश दिया। 6 महीने बाद मोटशिप एक सुदूर सुंदर ग्रह से पहले पहुंच चुका था। ये फॉक्सटोन ग्रह है। निंग उस खूबसूरत ग्रह को घूरता रहा। उसकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस ग्रह पर कुल 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ, हजारों प्राचीन देवता और अमर पूर्वज रहते थे। इस ग्रह से वे कुल 96 अराजकतापूर्ण लोगों पर शासन करते थे। स्वूश, निंग तेजी से ग्रह की ओर उड़ चला। फॉक्सटोन का आधे से ज्यादा हिस्सा हमेशा धुंधली परछाइयों से ढका रहता था। जाहिर है ये किसी न किसी संरचना से सुरक्षित था। हालांकि बाकी आधा हिस्सा किसी भी संरचना से ढका नहीं था। ठीक वहीं निंग को फॉक्सटोन के समुद्र में द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई दी। वह तुरंत उसकी ओर उड़ चला। स्वूश, जैसे ही निंग उन द्वीपों के पास पहुंचा, अचानक उनमें से एक आकृति उड़ी। यह एक नीला कवच पहने हुए आदमी था जिसकी आभा किसी सच्चे देवता जैसी थी। नमस्ते सीनियर, नीले कवच वाले आदमी ने आदरपूर्वक कहा। सीनियर, यह आपकी फॉक्सटोन की पहली यात्रा होगी। क्या आपको मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है? बहुत अच्छा, निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या आप बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों के स्वागत के प्रभारी हैं? क्या फॉक्सटोन में बहुत से लोग आते हैं? फॉक्सटोन में असंबद्ध ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों का आना बहुत कम होता है। नीले कवच वाला आदमी मुस्कुराया। इस कनिष्ठ को आने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया था। पिछले 1000 सालों में मैंने केवल 100 के आसपास लोगों का ही स्वागत किया है। निंग ने सिर हिलाया। ये बात निंग को ज्ञात थी। एक मुख्य ग्रह जो अराजकता राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार होता था, उसके पास आमतौर पर कुछ क्षेत्र होते थे जो व्यापार और व्यवसाय के लिए होते थे। साधकों को खजाने, दिव्य क्षमताएं, मंत्र, गुप्त कलाएं, गोलेम और अन्य वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार व्यापारिक चौकियों की हमेशा आवश्यकता रहती थी। स्वर्ग के देवताओं, दिव्य अमर, सच्चे देवताओं और सच्चे अमर के पास शायद ही कभी अच्छे खजाने होते थे। इसलिए आमतौर पर उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता था। जहां तक फॉक्सटोन की सेवा करने वाले बड़े देवताओं और पैतृक अमरों का सवाल है, उन्हें भी मार्गदर्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे उस स्थान को अच्छी तरह से जानते थे। केवल जी निंग जैसे पहली बार आने वाले आगंतुक ही, जो कम से कम बड़े देवता या अमर पूर्वज हों, मार्गदर्शक के पात्र होंगे। अगर कोई विश्व देवता आता तो फॉक्सटोन की पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर होती। संभवतः फॉक्सटोन के किसी विश्व देवता को ऐसे आगंतुक का स्वागत और अभिवादन करने के लिए नियुक्त किया जाता। फुश फुश, वे दोनों एक विशाल बादल वाली सड़क पर उतर गए। ये सड़क पूरी तरह बादलों से बनी थी। यह विशाल समुद्रों से लेकर विभिन्न द्वीपों तक जाती थी। क्या आपको किसी नौकर की जरूरत है, सीनियर? नीले कवच वाले आदमी ने दूर एक विशाल द्वीप की ओर इशारा किया। वह गुलामों का द्वीप है। वहाँ कई गुलाम कैद हैं, जिनमें दिव्य अमर और स्वर्ग के देवताओं से लेकर पितृ अमर और ज्येष्ठ देवता तक शामिल हैं। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो आप जितने चाहें उतने गुलाम खरीद सकते हैं। निंग ने सिर हिलाया। कैद किए गए बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को अक्सर गुलामों के रूप में बेच दिया जाता था। आमतौर पर वे दुश्मन होते थे जिन्हें दूसरे संगठनों के खिलाफ संघर्ष के दौरान बंदी बनाया गया था। निंग ने कहा, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। दोनों बादल पथ से आगे बढ़े। इस पथ पर कई अन्य साधक भी थे, लेकिन लगभग सभी ज्येष्ठ देव के स्तर की शक्ति से नीचे थे। यही कारण था कि निंग को देखते ही वे सभी जल्दी से उसके सामने से हट गए। इस संसार में बलवान और दुर्बल के बीच की स्थिति का अंतर बहुत स्पष्ट था। ये जगह संरचनाओं को बेचने में माहिर है। हाँ, वह द्वीप, हमारे यहाँ की रिफाइनिंग तकनीक, दिव्य क्षमताएं, गुप्त कलाएं, तलवारबाजी, बिजलीबाजी बेचने वाली दुकानें भी हैं। नीले कवच वाले आदमी ने गर्मजोशी से एक के बाद एक द्वीपों की ओर इशारा किया। तलवारबाजी, निंग की आंखें चमक उठीं। ठीक है, नीले कवच वाले आदमी ने जल्दी से कहा, उस द्वीप को तलवार मंडप के नाम से जाना जाता है। तलवार मंडप में कई तलवार कलाएं हैं, कम से कम 10,000। कुछ कमजोर हैं, कुछ मजबूत। यहाँ तक कि स्काईस्टार तलवार भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसे हमारे फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रसिद्ध किया था, बशर्ते आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हों। स्काईस्टार तलवार, निंग आश्चर्यचकित था। ये पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र की सबसे विस्मयकारी और प्रसिद्ध तलवार कलाओं में से एक है। एक बार जब आप इसमें निपुण हो जाते हैं, तो तलवार के दाव के माध्यम से आप विश्व देवता भी बन सकते हैं। नीले कवच वाले व्यक्ति ने आह भरी। यह वाकई अविश्वसनीय होगा। पुस्तक 24, अध्याय 4, जुड़ना। ओह, जी निंग को आश्चर्य हुआ। उसकी अपनी नामहीन तलवारबाजी ऐसी थी कि वास्तवेन महल के विश्वदेव नॉर्थरेस्ट भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसकी 3 मुद्राओं में महारत हासिल करके ही कोई विश्वदेव बन सकता था। हालांकि विश्व देवता बनने के लिए इस स्काईस्टार तलवार में पूरी तरह से महारत हासिल करना जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि यह नामहीन तलवार कला से काफी कमतर थी।
फिर भी निंग अच्छी तरह जानता था कि चूंकि फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड इसे बेचने को तैयार था, इसलिए शायद यह उसकी सबसे अच्छी तकनीक नहीं थी। निंग ने जो सुना था उसके अनुसार फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि खरीद की कीमत क्या होगी? निंग ने पूछा। अराजकता अमृत के 10 घन, नीले कवच वाले आदमी ने कहा। 10 घन? निंग अवाक रह गया। अराजकता अमृत की एक बोतल में 99 बूंदें थीं। अराजकता अमृत की 1000 बोतलों से एक घन बनता है। 10 घन 10,000 बोतलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे बहुत कम विश्व देवता हैं जो इतनी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। कोई भी ऐसी बेजोड़ तलवारबाजी नहीं सीख सकता जो आपको तलवारबाजी के छठे चरण तक पहुंचने में मदद करे। नीले कवच वाला आदमी मुस्कुराया। निंग ने कहा, जब मैं पहली बार फॉक्सटोन पहुंचा तो मेरी योजना सेवन वाटर स्टार के आसपास के क्षेत्र का विस्तृत तारा मानचित्र खरीदने की थी। कृपया इधर आइए। नीले कवच वाले व्यक्ति को पता था कि ज्यादातर नए आने वाले बड़े देवता और अमर पितृपुरुष पहले उस इलाके की स्थिति का बेहतर अंदाजा लगाना चाहेंगे। वे जल्द ही एक और बादलों वाली गली पार करके एक शांत द्वीप पर पहुंच गए जिसके ऊपर एक ही मंडप था। मंडप के अंदर कई दिव्य अमर महिलाएं थीं और हर एक अतुलनीय रूप से सुंदर थी। वहां एक अत्यंत मनमोहक अमर महिला भी थी जो सीधे निंग की ओर बढ़ रही थी। आपको सादर नमस्कार वरिष्ठ। सच्ची अमर महिला मुस्कुराई। जी। निंग ने सिर हिलाया। मेरे लिए एक तारा मानचित्र लाओ। नीले कवच वाले आदमी ने एक महिला दिव्य अमर को निर्देश दिया। हाँ। अमर महिला तुरंत एक मुड़ा हुआ स्क्रॉल लेकर आई और उसे सम्मानपूर्वक नीले कवच वाले व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने मुस्कुराते हुए उसे सम्मानपूर्वक निंग को सौंप दिया। वरिष्ठ, इस तारा मानचित्र में सेवन वाटर स्टार के आसपास की विभिन्न शक्तियों और क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है। इसकी कीमत केवल 10 अराजकता रत्नों की है। बहुत अच्छा। निंग ने 10 अराजकता रत्न सौंपे। अराजकता रत्न और अराजकता अमृत एक सामान्य मुद्रा का रूप थे। अराजकता अमृत में अधिक अद्भुत गुण होते थे, लेकिन मात्रा कम होती थी। अराजकता रत्न अपने भीतर अधिक ऊर्जा धारण करने में सक्षम थे, जिसके परिणामस्वरूप कई शक्तिशाली संरचनाएं और गोलेम उन्हें ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते थे। सामान्यतः एक अराजकता रत्न को अराजकता अमृत की एक बूंद के बराबर माना जाता था। फुसफुसाहट। निंग ने अपनी दिव्य ऊर्जा उस पुस्तक में भेजी। तुरंत ही ढेर सारी जानकारी निंग तक पहुंच गई और उसने उसे याद कर लिया। तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है। इस खुफिया रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के बीच बहुत कम अंतर थे जो तीनों लोगों ने बहुत पहले हासिल की थी। देव सम्राट ब्लैकलोड्स ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था और अब कुल मिलाकर 61 अराजकता लोगों पर उसका नियंत्रण था। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड के पास अभी भी 96 अराजकता वाले विश्वों का नियंत्रण था। संप्रभु ईस्ट विक्ट्री का क्षेत्र कम हो गया था और अब उसके पास केवल 58 अराजकता वाले विश्व थे। इस स्टार मैप में बैडलैंड्स क्षेत्र के बारे में जानकारी 3 लोगों की जानकारी से थोड़ी ज्यादा विस्तृत थी, लेकिन फिर भी यह सिर्फ इसी क्षेत्र तक सीमित थी। किसी और क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वास्तेवेन पैलेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बात को देखते हुए मुझे शायद अभी फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड के साथ जुड़ जाना चाहिए। निंग ने मन बना लिया। फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने पहले नीले कवच वाले आदमी से कहा, आओ मुझे कुछ और जगहें दिखाओ। कृपया इस ओर आइए वरिष्ठ। नीले कवच वाला आदमी बहुत मित्रतापूर्ण ढंग से आगे का रास्ता बता रहा था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद नीले कवच वाला आदमी मन ही मन बड़बड़ाने लगा। ये सीनियर तो कब से इधर उधर घूम रहा है, पर इसने सिर्फ एक नक्शा ही खरीदा है। ये तो बहुत बुरा है। मैं एक कंजूस बुजुर्ग देवता से टकरा गया। शायद मैंने ये सारा काम बेकार में किया है। जो कोई भी स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के जरिए यहाँ तक आता था वह आमतौर पर किसी खास खरीदारी को ध्यान में रखकर आता था, जैसे कि इस ग्रह से जुड़ी कुछ अनोखी चीजें खरीदना। आखिरकार इस एरे का इस्तेमाल करने के लिए एक बोतल कैओस नेक्टर की कीमत चुकानी पड़ती थी। जो कोई भी यहाँ आने के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार होता वह आमतौर पर अपनी मनचाही चीजें खरीदने के लिए और भी ज्यादा खर्च करने को तैयार होता। लेकिन उससे पहले का यह एल्डर गॉड साफ तौर पर एक अपवाद था। उसने बस एक स्टार मैप खरीदा था और कुछ नहीं। और ये द्वीप क्या है? ये तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है। निंग ने आगे एक विशाल द्वीप की ओर इशारा किया। वह द्वीप हमारा जमावड़ा स्थल है। नीले कवच वाला आदमी अपनी बातचीत में थोड़ा लापरवाह होने लगा था। फॉक्सटोन डोमिनियन कुल 96 अराजकता लोगों पर कब्जा करता है, जिसका मतलब है कि हमारे पास कई साधक हैं, जिनमें से कई फॉक्सटोन सेना में शामिल होना चाहते हैं। सामान्य साधकों को स्वाभाविक रूप से फॉक्सटोन ग्रह के आंतरिक क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है। केवल यह व्यापारिक क्षेत्र ही सभी के लिए खुला है। जो साधक हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं उन्हें पहले जमावड़े स्थल पर जाना होगा और प्रवेश से पहले परीक्षण से गुजरना होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल। नीले कवच वाला आदमी निंग की तरफ मुस्कुराया। अगर तुम सेना में भर्ती होना चाहते तो ये बहुत आसान होता सीनियर। एक बड़े देवता होने के नाते तुम्हें किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है। उसने ये शब्द बहुत सहजता से कहे थे, लेकिन ये सच थे। ज्येष्ठ देवता और अमर पितृवंशीय शक्तिशाली विशेषज्ञ माने जा सकते थे और उनकी एक नई पीढ़ी तैयार करना बहुत मुश्किल था। फॉक्सटोन डोमिनियन कई अराजकता लोगों पर नियंत्रण रखता था और उसके पास अपनी प्रतिभाओं को प्रदान करने के लिए कई विरासतें और प्रशिक्षण तकनीकें थीं, लेकिन अनगिनत वर्षों के बावजूद उसके पास केवल कुछ हजार ज्येष्ठ देवता और अमर पितृवंशीय ही थे। सभी संगठन, जिनमें फॉक्सटोन डोमिनियन से भी ज्यादा शक्तिशाली संगठन शामिल थे, ज्येष्ठ देवताओं और अमर पितृवंशियों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए तैयार थे। सच कहूं तो बैडलैंड्स क्षेत्र के भीतर फॉक्सटोन डोमिनियन उतना शक्तिशाली संगठन नहीं था।
यदि नीला कवचधारी व्यक्ति किसी बड़े देवता या पैतृक अमर को अपने दल में भर्ती करने में सक्षम हो जाता तो उसका इनाम काफी बड़ा होता। ओह, निंग ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं। उफ, तुम यूं ही सभा स्थल पर यूं ही नहीं घूम सकते। यह एक महत्वपूर्ण जगह है, नीले कवच वाले आदमी ने जल्दी से कहा। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं आपकी सेना में शामिल हो सकता हूँ? निंग ने पूछा। वरिष्ठ, नीले कवच वाले आदमी ने घूर कर देखा। वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि आप फॉक्सटोन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। वाह वाह, नीले कवच वाला आदमी हैरान और खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, फॉक्सटोन आर्मी उन बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों का बहुत स्वागत करती है जिन्होंने आदिम अराजकता के बीच यात्रा और साहसिक कार्य किए हैं। हालांकि आपको कुछ प्रतिबंध दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि आप एक बड़े देवता हैं, इसलिए ये प्रतिबंध काफी ढीले होंगे। बस आपको महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लेना होगा और साइन अप करने पर आपको कई लाभ दिए जाएंगे। आपको अराजकता, अमृत, खजाने और कई अन्य चीजें मिलेंगी। निंग नीले कवचधारी आदमी के पीछे पीछे आगे बढ़ा। वे सभा स्थल की ओर बढ़ते हुए बादलों से घिरी और भी गलियों से गुजरे। भाई म्यू, यही है जमावड़ा स्थल। काले कवच वाले सच्चे देवता, जो एक चट्टान पर आराम से टेक लगाकर शराब पी रहे थे, ने निंग की तरफ देखा, फिर नीले कवच वाले आदमी पर झपटा। तुम्हें इस बुजुर्ग को यहाँ से ले जाना चाहिए। हालांकि निंग एक बुजुर्ग देवता था, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति था। सच्चे देवता के सिपाही को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। तुम मूर्ख हो, यह वरिष्ठ हमारी फॉक्सटोन सेना में शामिल होने की योजना बना रहा है। नीले कवच वाला आदमी फुसफुसाया। वह फॉक्सटोन सेना में शामिल हो रहा है? सच्चे भगवान की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह जल्दी से अपने पैरों पर कूद पड़े। उनका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक था। उन्होंने अहंकार से काम लिया था क्योंकि वह फॉक्सटोन सेना के सदस्य थे और बाहरी लोगों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन अगर यह एल्डर गॉड सचमुच फॉक्सटोन सेना में शामिल हो जाता तो वह निश्चित रूप से इसके प्रमुख सदस्यों में से एक बन जाता। एल्डर गॉड उनके वरिष्ठों में से एक बन जाते और फिर इस एल्डर गॉड के लिए उन्हें दंडित करना बहुत आसान हो जाता। कृपया इस ओर आइए, वरिष्ठ, काले कवचधारी सच्चे परमेश्वर ने आदरपूर्वक शीघ्रता से कहा। वरिष्ठ, अभी के लिए हम अलग हो जाते हैं। नीले कवच वाला आदमी खुशी से मुस्कुराया। वह बहुत खुश था। आज उसने अपने लिए एक बड़ी रकम कमाई थी। ठीक है। निंग तुरंत काले कवचधारी सच्चे भगवान के पीछे पीछे आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दूर से चीखें सुनाई देने लगीं। हमें और कितना इंतजार करना होगा? हमें 9 दौर की जांच से गुजरना है, लेकिन ये तो सिर्फ तीसरा दौर है। ये बिल्कुल बेकार है। अगर तुम में इंतजार करने का भी धैर्य नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फॉक्सटोन आर्मी में शामिल होने के योग्य हो? मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने मुझे बताया कि पिछली बार 9 एलिमिनेशन राउंड में कुल मिलाकर 1000 साल लगे थे। अरे, वहाँ क्या हो रहा है? उस सफेद वस्त्रधारी युवक को प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों ले जाया जा रहा है? सभा स्थल पर कई सच्चे देवता और सच्चे अमर प्रतीक्षा कर रहे थे। वे 96 अराजकता लोगों से आए थे और उन्मूलन परीक्षणों में भाग ले रहे थे। उन्मूलन के 9 दौर आमतौर पर काफी लंबे समय तक चलते थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि परीक्षणों के प्रभारी ज्येष्ठ देवता और पैतृक अमर आमतौर पर इनके प्रति काफी लापरवाह और आलसी होते थे। वे दौरों के बीच 100 वर्षों के लिए एकांतवास में चले जाते थे। यही कारण था कि परीक्षण अक्सर अनंत काल तक चलते थे। द्वीप स्वामी, काले वस्त्रधारी सच्चे ईश्वर तुरंत दौड़कर एक धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास पहुंचे जो आराम से मछली पकड़ रहा था। ये बुजुर्ग हमारी फॉक्सटोन सेना में शामिल होना चाहता है। भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी और खड़े होकर निंग की ओर देखा। निंग ने धूसर वस्त्रधारी उस बुजुर्ग की ओर भी देखा। इस बुजुर्ग के माथे पर एक बंद, सीधी आंख का छेद था। संभवतः वह भी कोई बुजुर्ग देवता ही था। बुजुर्ग देवता ने हाथ हिलाकर काले कवचधारी सच्चे देवता को विदा कर दिया। मेरा नाम फुशे है, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। इस द्वीप का, इस जमावड़े के मैदान का स्वामी डार्कनॉर्थ, निंग ने कहा। भाई डार्कनॉर्थ, क्या आप सचमुच हमारी फॉक्सटोन सेना में शामिल होना चाहते हैं? ग्रे रॉब वाले बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध मुस्कुराए। वृद्ध देवताओं को निष्कासन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। वे सीधे फॉक्सटोन सेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सेना में वृद्ध देवताओं की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। आखिरकार एक साधारण वृद्ध देवता और एक सर्वोच्च वृद्ध देवता में बहुत अंतर होता है। निंग ने सिर हिलाया। फॉक्सटोन सेना के एल्डर गॉड सैनिकों को उनकी सैन्य उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया जा सकता है। पर्याप्त सैन्य सफलताओं के साथ उन्हें बहुत ऊंचे पदों पर पदोन्नत किया जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि उन्हें केवल शक्ति के आधार पर पदोन्नत किया जाए। यदि आप पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हैं तो आपको उच्च पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, भले ही आपने अभी तक युद्ध न लड़ा हो। दूसर वस्त्रधारी एल्डर ने निंग की ओर देखा। आमतौर पर आपको अपनी ताकत साबित करने के लिए कुछ खास गोलेम से लड़ना और उन्हें हराना होगा। इस द्वीप पर हमारे पास 3 तरह के गोलेम हैं। वे साधारण ज्येष्ठ देवताओं, कुलीन ज्येष्ठ देवताओं और सर्वोच्च ज्येष्ठ देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोलेम उतने कुशल नहीं होते, लेकिन पहले गोलेम को हराने का मतलब है कि आपके पास एक साधारण ज्येष्ठ देवता की शक्ति है। दूसरे गोलेम को हराने का मतलब है कि आपके पास एक कुलीन ज्येष्ठ देवता की शक्ति है। तीसरे को हराने का मतलब है कि आपके पास एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता की शक्ति है। फॉक्सटोन सेना में नए प्रवेशकों के लिए तीसरे गोलेम को हराना बहुत दुर्लभ है।
द्वीप के स्वामी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने केवल 2 का ही सामना किया है, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग ने पूछा, सिर्फ ये 3 प्रकार? अगर आप पर्याप्त शक्तिशाली हैं तो गोलेम परीक्षण से गुजरने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से यहाँ आकर अपनी शक्ति की पुष्टि करने के लिए कह सकते हैं। धूसर वस्त्रधारी आकृति ने आगे कहा, हालांकि बहुत कम आकृतियां ऐसी हैं जो शक्ति में सर्वोच्च ज्येष्ठ देवताओं से भी आगे निकल गई हैं। हालांकि फॉक्सटोन सेना में ऐसी कुछ आकृतियां हैं, लेकिन वे हमारे साथ जुड़ने के बाद खुद को बेहतर बनाने में काफी समय बिताने के बाद ही इतनी शक्तिशाली बनी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हमारे साथ जुड़ने के तुरंत बाद किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को अपनी शक्ति की पुष्टि करने के लिए आने का अनुरोध किया हो। निंग ने सिर हिलाया। उसे विश्व देवता नॉर्थरेस्ट की विरासत में मिली थी और वह आदिकालीन अराजकता के कुछ अनकहे नियमों से भली भांति परिचित था। वह सचमुच यहाँ फॉक्सटोन पर स्थापित होना चाहता था और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करना चाहता था। भविष्य में वह फॉक्सटोन सेना की ओर से युद्ध करेगा और माइंडलॉर्ड को मारने का अवसर ढूंढेगा। यही कारण था कि निंग ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह पहुंचते ही सबको चौंका देगा, ताकि फॉक्सटोन के सभी विश्व देवता उसका नाम जान सकें। तो फिर कृपया एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को आमंत्रित करें। निंग ने सिर हिलाया। एक दुनिया को आमंत्रित करो, धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति हकलाया। तुमने अभी क्या कहा? उसका दिमाग खाली हो गया। 3 गोलेम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। मैं एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो आकर मेरी ताकत की गवाही दे। पुस्तक 24, अध्याय 5, सैन्य मुख्यालय। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने जी निंग को ऐसे घूरा जैसे किसी विचित्र राक्षस को देख रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, भाई डाकनॉर्थ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तीसरे गोलेम से लड़ने की सलाह दूंगा। बस इतना ही काफी होगा। अगर तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो सेना में भर्ती होने के बाद तुम्हें इसे साबित करने के मौके मिलेंगे, लेकिन अगर तुम किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से इसकी पुष्टि करवाने पर अड़े हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के मानक कितने ऊंचे होते हैं। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पर अति विश्वास है तो तुम आसानी से विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को तुमसे असंतुष्ट कर सकते हो। मैं समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं था। निंग अच्छी तरह जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है। एक साधारण एल्डर गॉड भी अगर हॉटस्पॉट स्टांस का इस्तेमाल करे तो तुरंत ही एक सर्वोच्च एल्डर गॉड के बराबर हो जाएगा। हालांकि निंग एक अर्धचरणीय विश्व देवता था। जब वह हॉटस्पॉट स्टांस का इस्तेमाल करता था तो वह सर्वोच्च एल्डर गॉड पर भी हावी हो सकता था। यदि वह वायलेट ज्वेल का भी उपयोग करता तो वह विश्वदेव की शक्ति की दहलीज पर होता। या जैसा कि गॉडफाइंड विद स्पाइक ने कहा था, निंग उन 3 सर्वश्रेष्ठ एल्डर गॉड्स और पैट्रिक अमर देवताओं में से एक था जिन्हें उसने कभी देखा था। 10,000 में से एक भी एल्डर गॉड निंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। फॉक्सटोन आर्मी में केवल कुछ हजार एल्डर गॉड्स और केओस अमर देवता थे। हालांकि वे एक काफी विशिष्ट बल थे। निंग को विश्वास था कि वह वायलेट ज्वेल का उपयोग किए बिना भी उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम सच में किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को बुलाकर अपनी ताकत की पुष्टि करवाना चाहते हो? धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। चूंकि आपने अनुरोध किया है, मैं इसकी सूचना अपने वरिष्ठों को दूंगा। फिर भी जैसा कि आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादातर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ अपना ज्यादातर समय एकांत में बिताते हैं, जबकि कुछ अक्सर साहसिक कार्यों में निकल पड़ते हैं। अगर कोई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ उपलब्ध है तो वह आकर आपकी परीक्षा लेगा। मैं ठीक नहीं बता सकता कि वह कौन होगा या कब होगा। ये सब विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर निर्भर करेगा। निंग हंसा। बिल्कुल, क्या मुझे यही मस्टरिंग ग्राउंड द्वीप पर इंतजार करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये जमावड़ा स्थल असल में सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों के लिए है। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें चांदी के रंग का एक कवच उधार दे दूंगा। इससे तुम मेरे साथ शहर में प्रवेश कर सकोगे। जब विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आकर तुम्हारी परीक्षा लेंगे तब हम तय करेंगे कि तुम्हारी असली सैन्य रैंक क्या होगी। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद निंग ने अब चांदी के कवच पहन रखे थे और वह भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग के साथ हवा में उड़ रहा था। सेना का मुख्य भाग आमतौर पर बड़े देवताओं और प्रथम श्रेणी के अमर पूर्वजों से बना होता है, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने हंसते हुए कहा। मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं, रजत स्तरीय योद्धा, स्वर्ण स्तरीय योद्धा और सेनापति। साधारण बड़े देवता और कुलीन बड़े देवता आमतौर पर सिल्वर स्केल योद्धा होते हैं। सर्वोच्च बुजुर्ग देवता आमतौर पर स्वर्ण स्तर के योद्धा होते हैं। जहां तक जनरलों की बात है तो वे सभी शक्ति में सर्वोच्च बुजुर्ग देवताओं से भी आगे निकल गए हैं। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा, हमारी फॉक्सटोन सेना में कुल 5 जनरल हैं और वे अपने कवच को अपनी इच्छानुसार रंग और डिजाइन दे सकते हैं। अन्य सैनिकों को निर्धारित कवच धारण करने होते हैं। निंग ने आश्चर्य महसूस करते हुए सिर हिलाया। ये सिल्वर स्केल कवच एक उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक कवच था जिसमें सुरक्षात्मक गुण थे। यह एक ऐसा खजाना था जिसका मूल्य केओस खजाने के बराबर था, क्योंकि सुरक्षात्मक कवच अत्यंत दुर्लभ थे। तुम्हारा ये कवच तो बस उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक कवच का एक सूट है। गोल्ड स्केल कवच सभी केओस कवच हैं। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग हंसा। गोल्ड स्केल कवच आमतौर पर ज्यादातर सामान्य हमलों को रोकने में सक्षम होंगे।
पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र में कुछ ही संगठन हैं जो अपने सैनिकों को इतने मूल्यवान कवच देने को तैयार हैं। निंग ने सिर हिलाया। अगर किसी कमजोर दिव्य शरीर वाले और अराजकता कवच पहने किसी व्यक्ति पर प्रहार किया जाता तो भी पर्याप्त शक्तिशाली प्रहार से उत्पन्न आघात तरंग कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। तुलनात्मक रूप से शरीर को खजाने जितना मजबूत बनाने में सक्षम होना कहीं अधिक उपयोगी था। फिर भी ये शक्तिशाली कवच कम से कम 99% नुकसान को कम करने में सक्षम थे। भाई फुशे, निंग ने कहा, आपने अभी अभी मुझे बताया कि फॉगस्टोन सेना में 5 सेनापति हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापतियों की तुलना में वे कितने शक्तिशाली हैं? हम दूसर वस्त्रधारी वृद्ध मुस्कुराया। वे 9 तो हमारे सेनापतियों के साथ एक ही सांस में गिना जाने लायक भी नहीं हैं। दरअसल उन्होंने अपने 9 दिव्य सेनापतियों का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि उन्हें हमारे 5 के होने से ईर्ष्या होती थी। उन्होंने बस कुछ विशेष कौशल वाले सर्वोच्च वृद्ध देवताओं को अपने 9 में शामिल कर लिया। कुल मिलाकर वे सभी 9 हमारे 5 से थोड़े कमजोर हैं। निंग ने सिर हिलाया। सचमुच? ओल्ड मैन युआन के खिलाफ उनकी लड़ाई को देखते हुए ओल्ड मैन युआन शायद एक साधारण सर्वोच्च एल्डर गॉड थे। उनका मुख्य लाभ इस तथ्य में निहित था कि वे हृदय बल में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे। दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे और बातें करते रहे। वे जल्दी ही एक बड़े महाद्वीप पर पहुंच गए और निंग अपने सामने प्रकट हुए एक विशाल किले को देखता रह गया। कितना बड़ा शहर है, निंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। शहर से अविश्वसनीय शक्ति की लहरें निकल रही थीं। उसके चारों ओर अराजकता ऊर्जा घूम रही थी, इतनी घनी कि मानो ठोस ही लग रही थी। शहर इस अराजकता ऊर्जा को तेजी से निगल रहा था और इसका इस्तेमाल उस विशाल संरचना को बनाए रखने के लिए कर रहा था जिसने पूरे फॉगस्टोन ग्रह की रक्षा की थी। ये फॉगस्टोन शहर है। दूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने गढ़ की ओर इशारा किया। सैन्य शिविर अंदर स्थित हैं और साथ ही कई मनोरंजन स्थल भी हैं। सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों को आमतौर पर शहर के भीतर ही रहना होता है, जबकि वृद्ध देवताओं और पैतृक अमरों को इधर उधर घूमने की ज्यादा आजादी होती है। उन्हें फॉगस्टोन में अपनी पसंद का निवास चुनने की अनुमति है और वे कभी कभार दूसरों से मिलने के लिए सैन्य शिविरों में भी जा सकते हैं। फुश। फॉगस्टोन शहर के विशाल दुर्ग के द्वारों से गुजरते हुए दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। शक्ति की लहरें उनके पास से गुजरी, लेकिन कोई भी उनका रास्ता रोकने नहीं आया। सेना का शिविर वहाँ है। सेना का शिविर 2 बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ है। सुंदर दिखने वाला क्षेत्र वह है जहां आमतौर पर बड़े देवता और पूर्वज अमर इकट्ठा होते हैं, जबकि दूसरा क्षेत्र सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों के लिए है। अंदर जाकर खुद देख लो। मुझे तुम्हारी ओर से एक रिपोर्ट बनानी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने आएगा। दूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने कहा। आगे बढ़ो। निंग ने भूरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की ओर मुस्कुराकर देखा, जो तुरंत उड़ गया। निंग की बात करें तो वह एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर सैन्य शिविर के प्रवेश द्वार की ओर उड़ रहा था। प्रवेश द्वार पर 2 काले कवचधारी सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन चांदी के कवचधारी युवक को अपनी ओर बढ़ते देख दोनों ने बस थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। निंग ने सेना शिविर में प्रवेश किया। ऐसा करने के बाद उसे 2 मुख्य रास्ते दिखाई दिए। ये दोनों रास्ते 2 अलग अलग अभ्यास क्षेत्रों की ओर ले जाते थे। एक क्षेत्र में काफी सैनिक थे, जिनमें से लगभग सभी सच्चे देवता या सच्चे अमर थे। दूसरे अभ्यास क्षेत्र में बहुत कम लोग थे, बस कुछ दर्जन या उससे ज्यादा ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर। उनमें से ज्यादातर चांदी के कवच पहने हुए थे और सिर्फ एक सोने के कवच पहने हुए था। अरे, ये कौन है? क्या कोई उसे जानता है? मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वह नया होना चाहिए। बड़े देवता और पैतृक अमर सभी ने देखा कि निंग उनकी ओर बढ़ रहा था। सुनहरे कवच पहने एक आदमी खड़ा हो गया। वह काफी दुबला पतला था और उसकी आंखों के कोनों पर हरे हरे रंग के टैटू थे। वह काफी चमकते हुए मुस्कुराया। नए हो दोस्त? मैं अभी अभी शामिल हुआ हूँ। निंग ने सिर हिलाया। मेरा नाम स्काईलीव है। स्वर्ण स्तर का सैनिक मुस्कुराया। डार्कनॉर्थ, निंग ने उत्तर दिया। भाई डार्कनॉर्थ, आप किस दस्ते से संबंधित हैं? स्वर्ण स्तर के सैनिक ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अभी तक पता नहीं, मैं अभी अभी शामिल हुआ हूँ। मुझे वास्तव में किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, निंग ने कहा। ये सच था। द्वीप स्वामी को पहले निंग के अनुरोध की सूचना विश्व देवता को देनी थी, जिसके बाद उसे एक पद और एक पद सौंपा जाता। हाँ, मैं 10वें दस्ते का कप्तान हूँ, स्काईलीव ने कहा। हो सकता है कि तुम सब मेरे पास आ जाओ। तुम सब यहाँ आओ। हमारा यह नया दोस्त डार्कनॉर्थ है, हमारी फॉगस्टोन सेना का नया सदस्य। एक नया भाई, कैप्टन। हमें उसके स्वागत में एक दावत रखनी होगी। चांदी के कवच पहने एक गोल मटोल चिकने चेहरे वाले सिपाही ने तुरंत आवाज लगाई। ठीक है कप्तान, हमें दावत करनी है। बाकी सभी लोग भी उत्साह से चिल्लाने लगे। तुम लोग, उफ, ब्लैकपीक हम पर हमला करने वाला है, लेकिन तुम्हें तो बस खाने पीने से मतलब है। ठीक है, हम दावत करेंगे, स्काईलीव ने हंसते हुए कहा। आहा भाई डार्कनॉर्थ, मेरा नाम बाइवो है। गोल मटोल सिल्वरस्केल सिपाही ने निंग के कंधों पर हाथ रखा और फिर हंसते हुए बोला। हमारा कैप्टन शायद ही कभी इतना उदार होता है। वह हमें लगभग कभी खाना नहीं खिलाता। तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम्हें फॉगस्टोन के कुछ स्वादिष्ट व्यंजन भी चखने चाहिए। अरे यार, मैं सदियों से जी रहा हूँ, लेकिन मैं अब भी उतना ही पेटू हूँ जितना पहले था। लेकिन बात यह है कि कोई चीज़ जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही महंगी भी होती है।
उफ, निम्न हंसा। जब बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को अच्छी तकनीकें और प्रशिक्षण प्राप्त होता था तो वे आमतौर पर या तो एक ही अराजकता चक्र में विश्व देवता बन जाते थे या फिर कभी विश्व देवता नहीं बन पाते थे। इनमें से ज्यादातर सैनिक काफी समय से जीवित थे और उनमें से किसी को भी सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे सभी जीवन का आनंद लेना पसंद करते थे। कुछ को खाना पसंद था जबकि कुछ के दूसरे शौक थे। बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को तुरंत पास में स्थित एक भव्य अर्ध पारदर्शी भवन की ओर ले जाया गया। पहले ड्रैगन के मांस के 3 कटोरे। जैसे ही सैनिक बैठ गए, मोटा बायवू सबसे पहले चिल्लाया और आदेश दिया, तुम कमीने, स्वर्ण स्तर के सैनिक। स्काईलीव ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जल्द ही तरह तरह के अनोखे व्यंजन बैठे हुए सैनिकों तक पहुंचने लगे। सबसे प्रभावशाली थे ड्रैगन के मांस से भरे 3 विशाल बर्तन जो 30-30 मीटर लंबे थे। ड्रैगन के मांस का रंग गहरा लाल था और उससे एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। निम्न भी इसकी एक झलक पाते ही लार टपकाए बिना नहीं रह सका। सभी सैनिकों ने ड्रैगन के मांस के टुकड़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उन्हें बर्तनों से निकाला और चबाने लगे। चबाओ चबाओ चबाओ। बड़े देवता मांस और हड्डी दोनों को चबा रहे थे, भोजन और शराब का आनंद ले रहे थे। पुस्तक 24, अध्याय 6, एल्डर गॉड ब्लैकपीक। क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? जी नेंग ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया जो उसकी बाहों जितना मोटा था और उसे एक टुकड़ा काट लिया। उसके पूरे शरीर में एक आनंदमय अनुभूति भर गई और आनंद की लहर दौड़ गई। ड्रैगन का मांस पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र के 10 सबसे बेहतरीन व्यंजनों में से एक है। ड्रैगन को कैद में पालना संभव नहीं है, वे केवल कुछ खास इलाकों में ही जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं, और उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। गोल्ड स्किल सैनिक स्काईलीव हंसा। मैं आमतौर पर अपने कैओस नेक्टर का आधा से ज्यादा हिस्सा खाने पर खर्च कर देता हूँ। एल्डर गॉड्स और एंसेस्ट्रल इमॉर्टल्स के लिए दूसरे तरह के मनोरंजन भले ही सस्ते हों, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिलना बहुत मुश्किल था। बड़े देवता और अमर पूर्वज आपस में बातें करते, शराब पीते और हंसते रहे। निंग उनके बारे में और भी जानने लगा। उनके भोज के लगभग 2 घंटे बाद स्काईलीव एक भयंकर गर्जना हुई जो गरज के समान आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी। आहा, बड़े देवता खुशी से खा पी रहे थे, लेकिन अब वे सब रुक गए। वह यहाँ है। स्वर्ण स्तर का सिपाही खड़ा हो गया। बाकी व्यंजन मायने नहीं रखते, लेकिन ड्रैगन मीट जरूर ले जाना। हम इसे बाद में खाएंगे। सभी सैनिकों ने जल्दी से ड्रैगन मीट पैक कर लिया। वे धीरे धीरे खा रहे थे, हर निवाले का आनंद ले रहे थे। जाहिर है वे इसे जल्दी जल्दी निगलकर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कैप्टन, आपको ब्लैकपीक से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उस बेवकूफ ने हमारे 20 से ज्यादा साथी सैनिकों की जान ले ली। तो क्या हुआ अगर तुमने उसे थोड़ा उपदेश दिया? बेवकूफ। अन्य सभी सैनिक उस आदमी को कोस रहे थे। मैंने जो कहा सो कह दिया। अगर वो लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। क्या वो सोचता है कि मैं उससे डरती हूँ? स्काईलीव ठंडी हंसी। चलो चलते हैं। चल दर। सभी सैनिक जल्दी से स्काईलीव के पीछे चले गए। क्या हो रहा है? ये ब्लैकपीक कौन है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो? निंग भी एल्डर गॉड बायवू से बातें करते हुए उसके पीछे पीछे चला आया। बायवू ने अपने होंठ भींच लिए। ब्लैकपीक भी कभी कैप्टन था, लेकिन वह बहुत घमंडी और अभिमानी था। कुछ समय पहले ब्लैकलोथ साम्राज्य के साथ हमारी झड़प हुई थी। उसके अहंकार की वजह से उसके 23 सैनिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 23 बड़े देवता और अमर पूर्वज, यहाँ तक कि फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड को भी इसकी सूचना दी गई थी। उसे पदावनत करके एक साधारण सिल्वरस्किल सैनिक बना दिया गया। हालांकि मृत बड़े देवताओं और अमर पूर्वज के कई दोस्त दूसरी टुकड़ियों में थे जो सभी ब्लैकपीक से बहुत नाराज थे। हमारे कैप्टन ने एक बार उसे गाली दी थी, जिससे दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। उन्होंने आज एक दूसरे के साथ द्वंद्वयुद्ध करने का फैसला किया। ओह, निंग ने सिर हिलाया। ब्लैकपीक घमंडी और अभिमानी है, लेकिन वह काफी ताकतवर भी है। बायवू ने धीमी आवाज में कहा। फॉक्सटोन आर्मी में उससे ज्यादा ताकतवर कप्तानों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। बातचीत करते करते उनका समूह एक बार फिर अभ्यास क्षेत्र में पहुंच गया। कई बड़े देवता और अमर पूर्वज यहाँ आए थे, सभी इस युद्ध को देखने के लिए। वहाँ सबसे ऊंचा कौन है? वह ब्लैकपीक है, बायवू ने कहा। निंग ने नजर घुमाई। उस आदमी ने चांदी के रंग का कवच पहना हुआ था, लेकिन उसका शरीर बेहद दुबला पतला था। उसकी कुल 4 भुजाएं थीं और उसकी त्वचा के जो हिस्से खुले थे वे पूरी तरह काले थे। उसकी 2 ठंडी और सनकरी सुनहरी आंखें थीं और उनमें एक उपहासपूर्ण भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, स्काईलीव, तुम जैसा मूर्ख मुझे उपदेश देने के लायक कैसे समझ सकता है? आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। बकवास बंद करो। स्काईलीव का चेहरा ठंडा था। हमारी फॉक्सटोन सेना के नियमों के अनुसार। ब्लैकपीक आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। द्वंद्वयुद्ध दांव के लिए लड़े जाते हैं। तुम कितने खजाने निकाल सकते हो? तुम जो भी दांव लगाओगे मैं उसके बराबर दांव लगा दूंगा। अराजकता अमृत की 100 बोतलें, स्काईलीव ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, तुम सच में इतना जोखिम उठाने को तैयार हो? तुम्हारे लिए इतना सारा अराजकता अमृत इकट्ठा करना कितना मुश्किल रहा होगा। अगर तुम मुझे सब कुछ देने पर अड़े हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मुझे मंजूर है। ब्लैकपीक ने अपने होंठ चाटे। कुछ बड़े देवता और अमर पूर्वज स्काईलीव का समर्थन करने यहाँ आए थे, बाकी तो बस देखने के लिए यहाँ थे। ब्लैकपीक अकेला ही आया था, जाहिर है उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। जल्द ही इन 2 बड़े देवताओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे बराबर हो?
ब्लैक पीक ने अपनी 4 भुजाओं में 4 बड़े युद्ध हथौड़े पकड़े हुए थे और वे सभी मिट्टी की पीली रोशनी से चमक रहे थे, मानो पहाड़ों की तरह नीचे की ओर पूरी तरह से हावी होकर टूट रहे हों। हालांकि ब्लैक पीक को नापसंद करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन सभी को मानना पड़ा कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि अपने साथी कप्तानों के बीच भी। स्काईलीव अपने हाथों में शटल की एक जोड़ी पकड़े हुए धुंधलेपन की तरह इधर उधर घूम रहा था। उसने एक तेज गर्जना की, फिर उसके शरीर में अचानक 4 और भुजाएं प्रकट हुईं, जिससे उसके 6 भुजाएं और 6 शटल हो गए। बेकार, मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्लैक पीक ने जोर से शेखी बघारी। दहना दहना दहना। ब्लैक पीक ने पागलपन की हद तक युद्ध किया और अपने वॉरहैमर से जोरदार प्रहार किया। हर वार में बेहद चौंकाने वाली शक्ति थी। सौभाग्य से यह क्षेत्र गठन मंत्रों से सुरक्षित था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि एल्डर गॉड्स और एंसेस्ट्रल इमॉर्टल्स बिना किसी झिझक के पूरी शक्ति से लड़ सकते थे। फॉगस्टोन का स्टारलॉर्ड अपने अधीनस्थ एल्डर गॉड्स और एंसेस्ट्रल इमॉर्टल्स को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते देखकर खुश था, बशर्ते उनमें से कोई भी मर न जाए। स्काईलीव ने लगातार 6 जोरदार हथौड़ों के वार सहे। आखिरकार 7वां हथौड़ा लगते ही उसने मुंह भर खून थूक दिया और वह पीछे की ओर उड़ गया। धमाका। ब्लैक पीक ने तुरंत उसका पीछा किया और अपना वॉरहैमर स्काईलीव की छाती पर दे मारा। हालांकि स्काईलीव अपने सुनहरे कवच से सुरक्षित था, फिर भी प्रहार की शक्ति काफी जबरदस्त थी और उसकी छाती को तुरंत और पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। ब्लैक पीक ने स्काईलीव के सिर पर एक और हथौड़ा मारा, फिर मुस्कुराया। तुम हार गए, बेवकूफ। ये कहते हुए उसने स्काईलीव के चेहरे पर अपना पैर पटक दिया। धमाका। स्काईलीव का चेहरा तुरंत धंस गया और गूदा बन गया। फुश। दिव्य शक्ति की एक धारा शीघ्र ही दूर से पुनः एकत्रित हुई, जिसने स्काईलीव के शरीर का पुनर्निर्माण किया। ब्लैक पीक। स्काईलीव का चेहरा पीला पड़ गया था। अभी अभी उसके चेहरे पर इतनी जोर से रौंदा गया था कि वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस तरह के अपमान से वह कैसे क्रोधित नहीं होता। ब्लैक पीक, हमारा कैप्टन तो पहले ही हार चुका है। तुम तो हद ही कर बैठे। ब्लैक पीक। स्काईलीव के सभी सैनिक क्रोधित थे। हमारे द्वंद्व युद्ध में बस यही नियम है कि हमें अपने विरोधियों को मारने की इजाजत नहीं है, बाकी सब चलता है ना? ब्लैक पीक के चेहरे पर मासूमियत भरी उलझन का मुखौटा था। मैंने तो बस उसकी छाती में धंसा दिया और उसके चेहरे पर रौंद दिया। वो एक बुजुर्ग देवता है, उसे मारने के लिए बस इतना ही काफी नहीं है। मैंने नियम तोड़े नहीं, है ना? अगर आप स्टारलॉर्ड फॉगबीस्ट को भी इसकी सूचना दे देते तो भी वो मुझे निर्दोष ही मानते। लानत है, उसे लानत है। सभी सैनिकों के चेहरे पर कुरूपता थी। निंग मन ही मन आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जब ये दोनों लड़े थे तो उन्होंने अपनी शक्ति को बेहद सावधानी से नियंत्रित किया था, बिना किसी ऊर्जा या गति को बर्बाद किए। ब्लैक पीक और स्काईलीव दोनों ही लॉर्ड डेमनहार्ट से ज्यादा शक्तिशाली थे। गोल मटोल बड़े देवता बायवू निंग के बगल में खड़े थे। अब वे आगे बढ़े। सब चुप हो गए और बायवू की ओर देखने लगे। बायवू ने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। तुम? ब्लैक पीक ने तिरस्कार से कहा, तुम एक सिल्वर स्केल सैनिक हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम खुद एक सिल्वर स्केल सैनिक नहीं हो? बड़े भगवान, बायवू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी खुद को गोल्ड स्केल सैनिक समझते हो? अगर भूल गए हो तो अपने पहने हुए कवच पर एक नजर डाल लो। ब्लैक पीक का चेहरा तुरंत बदल गया। जाहिर था बायवू ने उसे वहीं मारा था जहां उसे चोट लगी थी। वह बहुत ही घमंडी इंसान था। हालांकि उसे पदावनत कर दिया गया था, फिर भी वह खुद को एक स्वर्णिम सिपाही, दूसरे कप्तानों के बराबर ही समझता था। ब्लैक पीक ने बायवू को ठंडी निगाहों से देखा। बहुत अच्छा, चूंकि तुम मुझे अपना खजाना देने पर अड़े हो, इसलिए मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 50 बोतलें अराजकता अमृत की तैयार करनी होंगी, वरना अपनी बाजी लगाने की भी जहमत मत उठाना। अगर मैं हार गया तो मैं अपने 9 स्टार स्काईहुक तुम्हें दे दूंगा। एल्डर गॉड बायवू का शरीर क्षण भर के लिए धुंधला हो गया, क्योंकि उसने कुल 6 भुजाएं प्रकट की, जिनमें से प्रत्येक ने एक घुमावदार हुक पकड़ रखा था। 9 स्टार स्काईहुक का एक सेट। मैं उदारता से कहूंगा कि इसकी कीमत 60 बोतलों के बराबर है। ब्लैक पीक ने कहा। अच्छा, बड़े भगवान, बायवू ने उसे ठंडेपन से देखा। बायवू, ऐसा मत करो। ब्लैक पीक अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसके साथी सैनिकों ने तुरंत ही उसे मानसिक संदेश भेजकर पीछे हटने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। कई बड़े देवता और पूर्वज अमर लोग दूर से ये सब होते हुए देख रहे थे। ब्लैक पीक काफी ताकतवर है। वह हमारे सबसे ताकतवर गोल्ड स्केल कप्तानों में से एक था। स्काईलीव भी उससे हार गया था। बायवू का उसे चुनौती देना मूर्खता है। बायवू निश्चित रूप से हारने वाला है। स्काईलीव, तुम्हें अपने सैनिक को इस बारे में समझाना चाहिए। उसके लिए इस तरह के उसके खजानों का एक सेट गंवाना उचित नहीं है। एक दर्शक ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पुकारा। कैप्टन स्काईलीव बस यही कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन संदेश भेजा, बायवू, मैं अभी अपनी हार और अपने अहंकार को सह लूंगा। जब मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो वापस आकर उसे फिर से चुनौती दूंगा। अगर तुम गए तो बस अपना खजाना गंवा दोगे। यह इसके लायक नहीं है। लेकिन बायवू ने सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे ब्लैक पीक की ओर बढ़ गया। ब्लैक पीक मुस्कुराया। धमाका। वाह, दोनों प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए और एक दूसरे से टकरा गए। ये बायवू सचमुच बहुत ताकतवर है। सभी दर्शक, ज्येष्ठ देवता और अमर पितृगण आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बायवू ने अभी अभी खुद को एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता की शक्ति से संपन्न दिखाया था। दोनों वास्तव में लड़ लड़कर रुक गए थे। बायवू, तुमने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली।
स्काईलीव के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। भाई बायवू, उसके चेहरे पर लात मारो, उसे सबक सिखाओ, भाई बायवू। स्काईलीव के सभी सैनिक उसकी ओर से उत्साह से चिल्ला रहे थे। मोटे ताजे बड़े देवता बायवू लगातार अपने 6 हुकों से वार कर रहे थे। चाहे युद्ध के हथौड़े उन पर कितने भी जोर से वार करें, वह हर वार को आसानी से नाकाम कर देते थे। उनका मोटा शरीर मांस के एक गोले जैसा था जो लगातार इधर उधर लुढ़क रहा था। ब्लैक पीक के वार को आसानी से झेल और नाकाम कर रहा था। आहा, तो तुम्हारे पास सचमुच थोड़ी शक्ति है। अफसोस है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े देवता ब्लैक पीक के हाथों से युद्ध के हथौड़े अचानक गायब हो गए और उनकी जगह 6 पतली तलवारें आ गईं। स्विश! उसका शरीर और उसकी तलवारें दोनों ही बेहद पतली थीं। जैसे ही उसने बैवू पर अपनी पतली तलवारों से ताबड़तोड़ प्रहार किए, उसकी हरकतें भूतिया और अप्रत्याशित हो गईं। पहले उसके हमले प्रभावशाली और क्रूर थे, अब वे अजीब और अप्रत्याशित हो गए थे। ये युद्ध की 2 बिल्कुल विपरीत शैलियां थीं और इस अचानक बदलाव ने सभी देखने वाले बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को चौंका दिया, क्योंकि ब्लैक पीक ने तुरंत बढ़त हासिल कर ली। धमाका! बायवू को जोरदार लात लगने से उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। वह हार गया। स्काईलीव के पास खड़े सभी सैनिकों ने अपना सिर हिलाया। उफ! सभी दर्शकों ने भी अपना सिर हिलाया। स्विश! अचानक बिजली की एक काली लकीर चमकी, जिसने बायवू को ढक लिया और उसे तेजी से दूर ले गई। अरे! ब्लैक पीक बायवू को रौंदने ही वाला था, लेकिन वह तुरंत रुक गया। भौहें चढ़ाकर उसने दूर देखा, जहां एक चांदी के रंग का युवक बायवू को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। एक क्षण बाद उस युवक ने बायवू को छोड़ दिया। अगर वह हार गया तो हार गया, उसे बार बार मारने की कोई जरूरत नहीं है। चांदी के रंग के युवक ने कहा, बायवू, तुमने मुझे अभी तक अपने 9 स्टार स्काईहुक क्यों नहीं दिए? एल्डर गॉड ब्लैक पीक मुस्कुराया। बायवू ने दांत पीस लिए, फिर हाथ हिलाया और अपने 6 हुक ऊपर उड़ा दिए। बड़े देवता ब्लैक पीक ने उन्हें आत्मसंतुष्टता से स्वीकार कर लिया, फिर खुशी से हंसने लगे। उन्होंने स्काईलीव, बायवू और बाकी बड़े देवताओं की ओर इशारा किया। मैं हाल ही में बहुत नाराज रहा हूँ। मेरे सामने आने और मुझे तुम्हें पीटने देने के लिए शुक्रिया। यह वाकई बहुत अच्छा लगा। और तुमने मुझे काफी खजाने भी दिए। आहा, और जरा अपनी आंखों में देखो। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करते रहना चाहते हो? मैं तुम में से किसी से भी मुकाबला कर लूंगा। अगर तुम मुझे अपने खजाने देना चाहो तो मैं शायद ही मना करूं। अचानक एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। ब्लैक पीक ने हैरान होकर उधर देखा। यह वही चांदी के रंग का युवक था जो बायवू के बगल में खड़ा था। तुम? ब्लैक पीक हंसा। सिल्वरस्केल सिपाहियों को क्या हो रहा है? सब के सब अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं। एक और मुझे चुनौती देने के लिए। युवक ने कहा, आप भी एक सिल्वरस्केल सैनिक हैं। ब्लैक पीक का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। ब्लैक पीक ने ठंडे स्वर में कहा, यदि शर्त बहुत छोटी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। निंग ने जवाब दिया, अगर शर्त बहुत बड़ी है तो मुझे डर है कि आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पुस्तक 24, अध्याय 7, पहला युद्ध। स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होगी? तुम्हारे साथ एक शर्त। एल्डर गॉड ब्लैक पीक का चेहरा और भी कुरूप हो गया, क्योंकि उसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठी। जब से वह कुछ एल्डर गॉड्स को खोकर लौटा था, फॉगस्टोन आर्मी के सभी सैनिक उसके साथ बिल्कुल अलग तरह से पेश आ रहे थे। दरअसल कुछ तो उसके मुंह पर ही उसे कोसते या उसका मजाक उड़ाते। एल्डर गॉड स्काईलीव भी उनमें से एक था। इन अपमानों और इस मजाक से वह बहुत दुखी हो जाता था। वह अराजकता के चक्र से कहीं ज्यादा समय तक जी चुका था और उसे विश्व देवता बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके जैसे लोगों के लिए चेहरा किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता था। पिछले कुछ दिनों से वह गुस्से से उबल रहा था। स्काईलीव का उससे द्वंद्व युद्ध करना एक बात थी, क्या बायवू जैसा सिल्वरस्केल सैनिक भी उसे चुनौती दे सकता है? अरे छोड़ो भी, वह अभी भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन अब एक सिल्वरस्केल सैनिक जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था भी उसे चुनौती देने का साहस कर रहा था। हाँ, मेरे साथ एक शर्त। जी निंग ने उसकी ओर देखा। क्या शर्त है? ब्लैक पीक ठंडे स्वर में मुस्कुराया। चाहे तुम कितना भी निकालो, मैं बराबरी कर लूंगा। अराजकता अमृत की 300 बोतलें, निंग ने कहा। 300 बोतलें? ब्लैक पीक ने पलकें झपकाईं, फिर ठंडी हंसी। इतनी भी हैं तुम्हारे पास? निकालो। सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता आमतौर पर अराजकता अमृत की 100 बोतलें निकाल पाते हैं। अगर वे अपने जादुई खजानों को भी इसमें मिला दें तो वे मुश्किल से 300 बोतलों के बराबर ही निकाल पाएंगे। लेकिन आमतौर पर कितने लोग द्वंद्व युद्ध में अपने सबसे महत्वपूर्ण खजानों को दांव पर लगाने को तैयार होंगे? निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में 10,000 से ज्यादा अराजकता रत्न प्रकट हो गए। यहाँ अराजकता रत्नों के 160 सेट हैं। आदिकालीन अराजकता में अराजकता रत्न और अराजकता अमृत सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्राएं थीं। अराजकता अमृत की एक बूंद एक अराजकता रत्न के बराबर होती थी और अराजकता रत्नों का एक समूह 99 रत्नों के बराबर होता था। निंग ने कारागार जगत के सभी बड़े देवताओं को लूट लिया था। उसने उनसे कुछ अराजकता अमृत और साथ ही कुछ अराजकता रत्न भी प्राप्त किए थे। उसने कुल मिलाकर 160 से ज्यादा सेट अराजकता रत्न प्राप्त किए थे। इन 2 अराजकता खजानों की कीमत कम से कम 140 बोतल अराजकता अमृत के बराबर होनी चाहिए। निंग ने फिर से हाथ हिलाया, जिससे अराजकता खजानों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। एक उड़ती हुई कैंची का जोड़ा था जिसका आकार फ्लड ड्रैगन जैसा था, जबकि दूसरा 9 उड़ती हुई सुइयों का एक सेट था। ये दोनों ही बेहद कीमती उच्च श्रेणी के अराजकता खजानों में से थे जो निंग ने हासिल किए थे। तो आखिरकार तुम्हारे पास कुछ खजाने हैं। ब्लैक पीक की आंखों में निंग की ओर देखते हुए एक सतर्क भाव उभर आया। ये साधारण सा छोटा सा चांदी के रंग का सिपाही कई राज छुपाए हुए लग रहा था।
भाड़ में जाओ। मैंने हाल ही में कुछ सफलताएं हासिल की हैं और मैं कह सकता हूं कि फॉक्सटोन सेना के सर्वोच्च ज्येष्ठ देवताओं में से कोई भी अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। केवल 5 सेनापति ही निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और मुझे हरा सकते हैं। क्या इस रजत स्तरीय सैनिक में सेनापति जैसी शक्ति हो सकती है? ब्लैकपीक के हृदय में क्रोध की ज्वालाएं और भी तेज होने लगीं और उसकी आभा भी पराक्रम में बढ़ने लगी। ठीक है, 300 बोतलें अराजकता अमृत की। मैं शर्त लगा लूंगा। ब्लैकपीक ने हाथ हिलाया, जिससे 9 स्टार स्काईहुक के साथ 240 काली जेड बोतलें प्रकट हो गईं। इनमें से 100 बोतलें स्काईलीव से आई थीं, जबकि हुक बायवू से। केवल 140 बोतलें ही असल में उसकी थीं। उसने इस द्वंद्व युद्ध के लिए अराजकता अमृत तैयार किया था, लेकिन ऐसा करने में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अगर निंग ने 500 बोतलें दांव पर लगाने का फैसला किया होता तो ब्लैकपीक सचमुच पर्याप्त अराजकता अमृत नहीं दे पाता। शायद उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण खजाने को भी इसमें शामिल करना पड़ता। अराजकता अमृत की 300 बोतलों की शर्त, ये काफी बड़ा दांव था। सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता शायद ही कभी इतने बड़े दांव लगाते थे। जहां तक साधारण ज्येष्ठ देवताओं या यहां तक कि कुलीन ज्येष्ठ देवताओं की बात है, तो उनमें से ज्यादातर इतना पैसा नहीं जुटा पाते, भले ही वे अपना सब कुछ गिरवी रख दें। 300 बोतलें। मुझे नहीं लगता कि मैं उस सिल्वर स्किल सैनिक से पहले कभी मिला हूँ। तुममें से कोई उसे जानता है? कोई सुराग नहीं, उनसे कभी नहीं मिला। मैं भी उसे नहीं जानता। फॉक्सटोन आर्मी में तो बस कुछ ही बड़े देवता और अमर पूर्वज हैं। यह आदमी कहाँ से आया है? शायद काफी ताकतवर है। अगर वह इतनी बड़ी बाजी लगाने की हिम्मत करता है तो जाहिर है कि उसे इसे पूरा करने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर वह मजबूत है भी तो क्या? ब्लैकपीक बेवकूफ हो सकता है, लेकिन वह सचमुच बहुत ताकतवर है। पहले वह हमेशा वॉरहैमर इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी अभी उसने पतली तलवारों का इस्तेमाल शुरू किया है। मुझे यकीन है कि ब्लैकपीक और भी ऐसी तरकीबें छिपा रहा है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। मैं शर्त लगाता हूँ कि फॉक्सटोन आर्मी का कोई भी सर्वोच्च एल्डर गॉड उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई सिल्वर स्केल सैनिक उसे हरा पाएगा? सहमत हूँ। आखिरकार वह तो बस एक सिल्वर स्केल है। दर्शक दीर्घा में बैठे बड़े देवता और अमर पितृपुरुष आपस में बातें करने लगे। स्पष्ट रूप से उनकी नजरों में इस साधारण से दिखने वाले सिल्वर स्केल सैनिक के प्रभावशाली होने की एक सीमा थी। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि सेनापति जैसी शक्ति वाला कोई व्यक्ति इतना उब जाएगा कि सिल्वर स्केल सैनिक होने का नाटक करे। अगर वह व्यक्ति चुपचाप रहना भी चाहे तो भी वह इतना चुपचाप नहीं रह सकता था। ऐसा मत करो भाई डार्कनॉर्थ। भाई डार्कनॉर्थ, ये ब्लैकपीक वाला अपनी असली ताकत छुपा रहा है। अभी अभी मुझे इसकी वजह से तकलीफ हुई है। डार्कनॉर्थ। एल्डर गॉड स्काईलीव के अधीन सभी सैनिकों ने जल्दी से उसे मानसिक संदेश भेजे, उसे रुकने का आग्रह किया। उन्होंने अभी अभी उसके साथ दावत की थी और उसके प्रति काफी दोस्ताना व्यवहार किया था। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जीनिंग ने अभी अभी उनका साथ दिया था। वे नहीं चाहते थे कि जीनिंग ब्लैकपीक के हाथों अपना खजाना गंवा दे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। निंग ने अपना सिर घुमाया और उनकी ओर मुस्कुराया। स्काईलीव और बाकी लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनके स्तर के साधकों को इतनी आसानी से मनाना मुश्किल था। भाई डार्कनॉर्थ के पास शायद कुछ खास तकनीकें हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि फॉक्सटोन आर्मी के सभी सैनिकों के पास फॉक्सटोन की विभिन्न विरासतों और तकनीकों तक पहुंच है। किसी भी क्षेत्र में उनकी कोई खास कमजोरी नहीं होगी। उनके पास जो भी खास कौशल हैं, उनके जरिए जीत हासिल करना उनके लिए मुश्किल होगा। उफ, वह बहुत नए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं पता। स्काईलीव और बाकी सभी ने चिंता में सिर हिलाया। विरासत जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसमें उतनी ही कम खामियां होंगी। उदाहरण के लिए जीनिंग, वह आत्मा रक्षा, हृदय शक्ति की टोह लेने, भ्रमों के प्रतिरोध में कुशल था और उसके पास शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं थीं। वह हर पहलू में काफी दुर्जेय था और यह सब विश्व देवता नॉर्थवेस्ट की विरासत में शामिल कई तकनीकों के कारण था। उसके जैसे किसी व्यक्ति से निपटना जिसकी कोई स्पष्ट कमजोरी न हो, एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य होगा। ब्लैकपीक फॉक्सटोन सेना का एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता था। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी स्वयं की भी कई दुर्जेय तकनीकें सीखी थीं। उसे हराने के लिए किसी विशेष तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग करने की संभावना बहुत कम थी। ड्रिल क्षेत्र। ब्लैकपीक और जीनिंग दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। तुमने मुझे इतना अराजकता अमृत उपहार में दिया। आहा। ब्लैकपीक ने अपने हाथों में 4 भारी युद्ध हथौड़े पकड़े हुए वह जोर से हंस पड़ा। उसकी शक्तिशाली आभा उसके चारों ओर लहरों में घूम रही थी। जहां तक निंग का सवाल है, वह वहां बहुत ही शांत भाव से खड़ा था। उसका आभामंडल वैसा ही था जैसा सामान्यतः होता है। वह पहले इस सैन्य शिविर से परिचित होने की योजना बना रहा था, इसीलिए उसने इस पूरे समय अपनी आभा को नियंत्रित रखा था। उसकी आभा एक साधारण वृद्ध देवता जैसी ही थी। अगर वह अपनी अर्धचरणीय विश्व देवता वाली असली आभा को प्रकट होने देता तो शायद वह तुरंत पूरे ग्रह का केंद्र बिंदु बन जाता। निंग दिखावटी या दिखावटी किस्म का नहीं था। वह जब भी संभव हो कम प्रोफाइल रखना पसंद करता था और अब इसका एक अप्रत्याशित लाभ ये था कि उसे कुछ अराजकता अमृत मिलने वाला था। वह ब्लैकपीक को सबक सिखाने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाने वाला था। क्या ये बिल्कुल सही नहीं था? अब सावधान हो जाओ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे कैप्टन के मुंह पर लात मारी है। ब्लैकपीक बोला। बोलते बोलते उसने पूरी ताकत से हमला भी कर दिया। लापरवाही बरतने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। बस मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। निंग बिना हिले वहीं खड़ा रहा।
ये सिल्वस्केल सैनिक अपने हथियार भी नहीं निकाल रहा है, क्या वह सचमुच अपने हाथों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है? ब्लैकपीक ने मन ही मन सोचा। विशेषज्ञों के लिए अपने हाथों से लड़ना आम बात थी, क्योंकि हाथ ज्यादातर हथियारों से भी ज्यादा कुशल और फुर्तीले होते थे। कोई हथेली, मुट्ठी, उंगली या पंजे से वार कर सकता था। शरीर को मजबूत बनाने की कुछ खास तकनीकें भी थीं, जिनसे हाथों को जादुई खजानों जितना शक्तिशाली बनाया जा सकता था। ब्लैकपीक तुरंत एक रोशनी की किरण में बदल गया और निंग की ओर झपटा। जैसे ही वह ऊपर उड़ा, उसने अपने विशाल हथौड़ों से हमला किया, जिससे हवा में ऐसा कंपन हुआ मानो आसमान ही धरती पर टूटकर गिर पड़ा हो। गिर जाओ, ब्लैकपीक जोर से दहाड़ा। स्टासाइजिंग हैंड। निंग ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से वार किया। उसकी हथेली में जबरदस्त शक्ति थी, मानो वह वही विशाल कुल्हाड़ी हो जिससे पंगु ने स्वर्ग को धरती से अलग किया था। वह 300 मीटर बड़ी हो गई और ब्लैकपीक की ओर एक विशाल काले तूफानी बादल की तरह टूट पड़ी। निंग के हाथ अराजकता के खजानों के समान थे और उसके स्टासाइजिंग हैंड द्वारा तुरंत प्रक्षेपित की गई दिव्य शक्ति की अपार मात्रा को झेलने में पूरी तरह सक्षम थे। उनका शरीर एक अर्धचरणीय विश्व देवता जैसा था। जब उन्होंने अपने तारों को पकड़ने वाले हाथ को शक्ति से प्रस्फुटित होने दिया, तो वे लगभग किसी भी सर्वोच्च वृद्ध देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। गिर। ब्लैकपीक के शब्द हवा में गूंजते रहे और उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं, जैसे उसने अपने विशाल हथौड़े से उस विशाल हथेली पर एक जबरदस्त वार किया हो। तो क्या हुआ अगर उसने अपनी हथेली को विशाल बना दिया? अगर वह इसे 10,000 किलोमीटर लंबा भी कर दे, तो भी मैं इसे मांस के टुकड़े में बदल दूंगा। धमाका। युद्ध हथौड़ा विशाल हथेली पर टूट पड़ा। गड़गड़ाहट। यह मच्छर मारने जैसा था। जब विशाल ताड़ का पेड़ नीचे गिरा, तो ब्लैकपीक जमीन में धंस गया और उसके शरीर के निशान जमीन में धंस गए। निंग ने अपनी हथेली वापस ले ली। वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। सभी बड़े देवता और अमर पूर्वज निंग की ओर देखने लगे। ब्लैकपीक जमीन में बने ब्लैकपीक के आकार के निशान से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव था। वह गुर्राया, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जैसे ही उन्होंने मुक्कों का आदान प्रदान किया, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह सिल्वस्केल सैनिक कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। आमने सामने की टक्कर में बहुत कम सर्वोच्च वृद्ध देवता थे जो उसका मुकाबला कर पाते, लेकिन असली लड़ाई में सिर्फ कच्ची ताकत ही इतनी मायने नहीं रखती। फुफ। ब्लैकपीक के हाथों से युद्ध के हथौड़े गायब हो गए। उनकी जगह उन पतली तलवारों ने ले ली। स्विश। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और एक बार फिर निंग की ओर बढ़ा। बेशर्म, अभी अभी तो तुम्हारी धज्जियां उड़ गईं। अगर उसने हमला किया होता तो तुम खत्म हो गए होते। सभी दर्शकों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सामान्य द्वंद्व युद्ध में द्वंद्व युद्ध तब तक चलता रहता था जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ न हो जाए, उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर न हो जाए, या शायद उसके सुरक्षात्मक जादुई खजाने दूर फेंक दिए जाएं। तभी द्वंद्व युद्ध को हार माना जाता था। सिर्फ गिरा दिया जाना वास्तव में इतना मायने नहीं रखता था। ब्लैकपीक का शरीर एक उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने के बराबर था। इसे इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता था। अगर वह हार नहीं मानना चाहता था, तो इसके बारे में कुछ भी कहा या किया नहीं जा सकता था। सामान्यतः कहें तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए स्वेच्छा से हार स्वीकार कर लेता। लेकिन बात यह थी कि ब्लैकपीक को अब भी लगता था कि वह जीत सकता है। वह सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत है। मैं उससे ताकत में मुकाबला नहीं करूंगा। ब्लैकपीक की 4 पतली तलवारें निंग की ओर एक भूतिया, अप्रत्याशित अंदाज में टूट पड़ीं। पुस्तक 24, अध्याय 8, अराजकता अमर रसातल। जाओ। जी। निंग ने एक बार फिर अपनी हथेलियों से वार किया। अगर कोई सर्वोच्च वृद्ध देवता अपनी असली ताकत पर प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहता है, तो उसे अपनी कुछ असली क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा, अगर वह अभी भी जीतना चाहता है। जहां तक असली ताकत की बात है, तो निंग ने बूढ़े युआन के ब्लैक लोट्स गार्ड को भी इस हद तक हरा दिया था कि वह धराशायी हो गया। यह निंग की असली ताकत का प्रमाण था। तकनीक की बात करें तो निंग ने अभी तक अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल भी नहीं किया था। निंग की हथेलियां एक बार फिर 2 विशाल काले तूफानी बादलों में बदल गईं, जिन्होंने आसमान को ढक लिया। लेकिन इस बार तूफानी बादल पहले से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। वे स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज चल रहे थे और अपने चारों ओर विनाश का एक अजीब सा आभास लिए हुए थे। ब्राइट मून, तलवार कला, स्वर्ग तोड़ने वाला रुख। निंग तलवारबाजी में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था कि उसकी स्वर्गभंजक मुद्रा में सचमुच अद्भुत शक्ति आ गई थी। वह पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और उसमें पूरी तरह से विनाशकारी विनाश का एक भयानक आभामंडल भी था, जिससे दुश्मन के लिए बच पाना मुश्किल हो जाता था। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? एल्डर गॉड ब्लैकपीक समय रहते बच भी नहीं पाए। वह बस आंखें फाड़े देखते रह गए, क्योंकि विशाल काले तूफानी बादल एक बार फिर उनकी ओर टूट पड़े। धिक्कार है। उसने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी 4 पतली तलवारों का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। धमाका। ब्लैकपीक लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन फिर भी स्थिर होकर हमले को रोकने में कामयाब रहा। वह हर पहलू में कुशल था। भयंकर हमले, अनोखी तलवारबाजी और बचाव। पहली बार उसे इसलिए गिराया गया क्योंकि उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका था और निंग से अपनी कमजोर ताकत का मुकाबला किया था। इसके बावजूद वह निंग के हमले का पूरा प्रहार झेलने में कामयाब रहा। अब जब वह निंग के वार को कमजोर करने के लिए 4 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था, तो वह अपनी रक्षा करने में कामयाब रहा। इस ब्लैकपीक की रक्षात्मक शक्तियां वास्तव में ओल्ड मैन युआन से थोड़ी कमजोर हैं। इस दूसरी भिड़ंत के बाद निंग को अपनी जीत का पूरा यकीन हो गया।
बूढ़ा युवान हथेली के प्रहारों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से वायुरोधी रक्षा स्थापित करने में सक्षम था। निंग को जीत हासिल करने के लिए हॉटस्पॉट स्टांस का इस्तेमाल करना पड़ा। ब्लैकपिंक आक्रामक हमलों में ज्यादा कुशल था। हालांकि वह कुछ रक्षात्मक कलाओं और रहस्यों को समझता था, फिर भी वह ओल्ड मैन युआन की तुलना में थोड़ा कमजोर था। ब्लैकपिंक वास्तव में हार रहा है। ब्लैकपिंक पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह बिल्कुल भी आक्रमण नहीं कर पा रहा है। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। इस सिल्वरस्केल सैनिक की हथेलियां स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज वार करने में सक्षम हैं। कितना प्रभावशाली! वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी है। ब्लैकपिंक शारीरिक शक्ति पर केंद्रित है, लेकिन वह भी सिल्वरस्केल के वार का सामना नहीं कर पाता। सभी देख रहे बड़े देवता और अमर पूर्वज आश्चर्यचकित होकर आहें भरने लगे। ये तो अविश्वसनीय था। गिर जाओ! निंग ने अचानक दहाड़ लगाई और उसके 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। उसकी सभी 6 भुजाएं अचानक फैल गईं और 6 विशाल काले तूफानी बादलों में बदल गईं, जो सभी स्वर्गीय दाव की सीमाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। उसने एक बार फिर ब्राइट मून तलवार कला की स्वर्गभंजक मुद्रा का प्रयोग किया और अतुलनीय क्रूरता के साथ प्रहार करते हुए अपनी हथेलियों को ब्लैकपिंक की ओर धकेल दिया। 6 विशाल हथेलियों ने लगातार ऐसे भयंकर प्रहार किए जिनका कोई अंत नहीं था। वह भयानक है। ऐसे भयंकर ताड़ के पेड़ों की बौछार का सामना कौन कर सकता है? फास्ट एंड फ्यूरियस सभी बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को, जिनमें कैप्टन स्काईलीफ के अधीन निंग के साथ बातचीत और दावतें भी शामिल थीं, एक ठंडी सी ठंड का एहसास हुआ। वे समझ गए कि लगभग कोई भी सर्वोच्च बड़ा देवता निंग की हथेलियों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गति में तो वह स्वर्गीय दाव की सीमाओं को भी पार कर गया। 6 हथेलियां ब्लैकपिंक पर जबरदस्त शक्ति और तेज गति से लगातार बरस रही थीं। निंग की तकनीकें आसान लग रही थीं, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को ऐसा लग रहा था मानो वे सांस भी नहीं ले पा रहे हों। इसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। कभी कभी कोई चीज जितनी सरल होती है, उतनी ही अधिक वह किसी को निराशा की ओर ले जाती है। नहीं, असंभव! ब्लैकपिंक ताड़ के साए में डूब रहा था। वह बस कुछ पल ही हमले को झेल पाया और फिर गिर पड़ा। आखिरकार उसकी सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। फुश! जैसे ही वह नीचे गिरा, निंग ने अपनी विशाल हथेली से उस पर वार किया। उसका शरीर पूरी तरह से निढाल हो गया। फिर निंग ने उसे पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। निंग ने 3 सिर, 6 भुजाएं, दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया और ब्लैकपिंक को एक हाथ से ऊपर उठा लिया। ब्लैकपिंक ने अपनी चारों भुजाओं से जोरदार संघर्ष किया, लेकिन निंग बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह आजाद होने में बिल्कुल असमर्थ था। छोड़ दो! निंग ने पकड़े गए ब्लैकपिंक की ओर देखा। तुम! ब्लैकपिंक ने दांत पीस लिए। अराजकता अमृत की 300 बोतलें। निंग ने सिर हिलाया। लगता है तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें बंद कर दूं और फिर धीरे धीरे तुम्हें परिष्कृत कर दूं। ब्लैकपिंक का शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर था। अगर निंग सचमुच उसके शरीर को तोड़ना चाहता तो उसे या तो वायलेट ज्वेल का इस्तेमाल करना पड़ता या फिर उस आदमी को बंद करके धीरे धीरे उसे शुद्ध करके मार डालना पड़ता। मैं हार मानता हूँ। ब्लैकपिंक ने अपना सिर नीचे किया और अत्यंत अनिच्छा से ये शब्द कहे। तुम्हारा क्या विचार है? मैदान के बिल्कुल किनारे पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। एक था धूसर वस्त्रधारी वृद्ध फुशे, जो सेना के मैदान का स्वामी था। दूसरा एक सुंदर सफेद बालों वाला सफेद वस्त्रधारी पुरुष था। वह सुंदर पुरुष अपनी पीठ पर एक बक्सा लिए चुपचाप निंग और ब्लैकपिंक के बीच चल रहे युद्ध को देख रहा था। वह बहुत ही क्रूर है। सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाले आदमी ने धीरे से आह भरी। उसने जरूर किसी अत्यंत दुर्जेय दिव्य शक्ति का प्रशिक्षण लिया होगा, वरना वह अपनी कच्ची शक्ति में इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? उसकी हस्तकलाएं भी बहुत जबरदस्त हैं। हर हस्त चिन्ह स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर जाता है। फुशे ने कहा। हम? सफेद वस्त्रधारी आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। फिर भी अगर उसके पास बस इतना ही है तो मेरे मालिक को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यह शायद उसकी असली ताकत का ही एक हिस्सा है, फुशे ने कहा। मुझे लगता है कि वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाकर देखना जारी रखा। निंग ने अपनी हथेलियां हटा लीं, जिससे ब्लैकपिंक जमीन पर गिर पड़ा। ब्लैकपिंक ने अपना गला रगड़ा, फिर निंग को घूरकर देखा। मैं तुम्हें याद रखूंगा, दाव, निंग ने शांति से कहा। दाव, ज्येष्ठ देव ब्लैकपिंक, दाव सौंप दो। कैप्टन स्काईलीफ और अन्य ज्येष्ठ देव और अमर पूर्वज सभी उत्साहित होकर दौड़कर निंग के पास खड़े हो गए। ज्येष्ठ देव बायवु ने उत्साह से निंग के कंधों पर थपथपाया और विस्मय से आह भरी। वाह, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुमने सिल्वर स्केल क्यों पहना है? तुम्हारे पास कम से कम गोल्ड स्केल कवच तो होना ही चाहिए। ब्लैकपिंक, वहाँ बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो। जल्दी करो और दांव सौंप दो। ब्लैकपिंक ने एक घुराघुराहट भरी, फिर हाथ हिलाया, जिससे कैओस नेक्टर की 240 बोतलें और 9 स्टार स्काईहुक निंग की ओर उड़ गए। फिर उसने अपना सिर घुमाया और चला गया। उसका शरीर धुंधला होता हुआ सेना के शिविर में गायब हो गया। निंग ने अपना हाथ हिलाकर सामान इकट्ठा किया। भाई बायवु, ये रहा तुम्हारा खजाना। निंग ने 9 स्टार स्काईहुक को बड़े भगवान बायवु को सौंप दिया। मैं नहीं कर सकता। बायवु ने जल्दी से इनकार में हाथ हिलाया। मैंने इसे ब्लैकपिंक से हारा था, जबकि तुमने उससे जीता था। यह एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप असल में लड़ाई में करते हैं। आप इसे कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मुझे लगता है अब तक आपको इसकी आदत हो गई होगी, निंग ने कहा। बायवु एक पल के लिए झिझका। खजानों का ये समूह वाकई लंबे समय से उसके साथ था और वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उसने दांत पीसकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं इन्हें वापस ले लूंगा।
भाई डार्कनॉर्थ, मैं तुम्हारा एक ऋणी हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें मुझसे कुछ करवाना हो तो मुझे बता देना। ज्येष्ठ देवता और अमर पितृपुरुष आमतौर पर किसी और के ऋणी होने को तैयार नहीं होते। बायवू ने खजानों को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसने सचमुच बहुत लंबे समय तक उनका इस्तेमाल किया था। कैप्टन स्काईलीव, निंग ने अपना हाथ हिलाया जिससे अराजकता अमृत की 100 बोतलें उसकी ओर तैरने लगीं। जरूरत नहीं। स्काईलीव हंसा और सिर हिलाया। अगर मैंने कुछ अराजकता अमृत खो दिया है तो कोई बात नहीं, मैं उसे वापस लेने की भी कोशिश नहीं करूंगा। इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है। अराजकता अमृत स्वीकार करने का मतलब था निंग का एहसान स्वीकार करना। बायवू ने भले ही अपना खजाना वापस ले लिया हो, लेकिन वह निंग को भी उसका बदला चुकाने की योजना बना रहा था। आओ आओ, डार्कनॉर्थ ने इतना कुछ जीत लिया है कि हमें जश्न मनाने की जरूरत है। हम पिछले मैच में आधे में ही रुक गए थे। हम मैच पूरा भी नहीं कर पाए। ठीक है, चलो चलें। बड़े देवता और अमर पूर्वज सभी बहुत खुश थे। ब्लैकपीक को इस तरह का नुकसान पहुंचाना एक सुखद बात थी। सब लोग इतनी जल्दी मत करो। दूर से 2 आकृतियां उनकी ओर आती दिखीं। यह इम्पीरियस है। इम्पीरियस सफेद वस्त्र पहने, सफेद बाल वाला आदमी और फुशे समूह की ओर चले गए। भाई फुशे, निंग मुस्कुराया। यह इम्पीरियस है, फुशे ने परिचय कराया। यह अमर एबिसस का वरिष्ठ शिष्य है। इम्पीरियस नाम का वह सुंदर आदमी लंबे वस्त्र पहने और पीठ पर एक बक्सा लटकाए हुए था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपने स्वामी के आदेश से मैं आपको एबिसस महल में आमंत्रित करने आया हूँ। आसपास के बड़े देवता और पूर्वज अमर सभी हैरान थे। जल्दी करो और जाओ डार्कनॉर्थ, जल्दी करो और जाओ। एक अराजकता अमर ने तुम्हें बुलाया है। उन सभी ने गुप्त रूप से निंग को मानसिक संदेश भेजे। निंग का दिल भी घबराहट से सिकुड़ गया। फॉगस्टोन में रहने वाले 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में से एक अमर एबिसस के नाम से जाना जाता था। वह एक कैओस अमर था जो इस क्षेत्र के बाहर से आया था। वह आदिम अराजकता का एक घुमक्कड़ था, लेकिन उसने फॉगस्टोन में निवास करने का फैसला किया था। शायद इसलिए कि वह भटकते भटकते थक गया था या किसी और वजह से। अमर एबिसस के लगभग सभी शिष्य मूल रूप से उसके अनुयायी थे जिन्होंने फॉगस्टोन में उसके साथ शामिल होने का फैसला किया था। वे सभी बाहरी थे। फॉगस्टोन में निवास करने के बाद अनगिनत वर्षों में उसने कुल मिलाकर केवल 2 शिष्यों को ही स्वीकार किया था। लगता है अमर एबिसस ही मेरी शक्ति की जांच करेगा, निंग ने सोचा। मैं विश्व स्तरीय साधकों की शक्ति के बारे में बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में कभी किसी से मिला नहीं हूँ। अमर एबिसस वह प्रथम विश्व देवता या अराजकता अमर निंग होगा जिससे उसकी मुलाकात होगी। सब लोग, मैं सबसे पहले एबिसस पैलेस जाऊंगा। निंग ने स्काईलीव और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाकर इशारा किया। चलो चलें, निंग ने कहा। द्वीप स्वामी फुशे और पैट्रिक अमर इम्पीरियस के संरक्षण में निंग सेना शिविर से रवाना हुआ। गढ़ काफी बड़ा था और 9 विश्व स्तरीय साधक अपने अपने महलों में रहते थे। वही है एबिसस पैलेस। इम्पीरियस ने दूर एक विशाल महल की ओर इशारा किया जो लगभग पूरी तरह से काला था। महल से हर दिशा में शक्ति की सुनहरी लहरें निकल रही थीं और लहरें इतनी तेज थीं कि निंग भी मन ही मन चौंक गया। एबिसस पैलेस दाव का खजाना है। इम्पीरियस हंसा। जब हम मास्टर के साथ आदिकालीन अराजकता से गुजरते हुए साहसिक यात्रा पर निकले तो हमें अनगिनत खतरनाक इलाकों का सामना करना पड़ा। कई बार हमें जिंदा रहने के लिए एबिसस पैलेस पर निर्भर रहना पड़ा। निंग ने सिर हिलाया। एबिसस महल के प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार खड़ा था। इम्पीरियस, फुशे और निंग को अपनी ओर आते देखकर वह एक तरफ हट गया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। महल के अंदर काफी विशाल था। हर जगह विभिन्न जातियों की सुंदर स्त्रियां, साथ ही बहुमूल्य पशु पक्षी दिखाई देते थे। वहां पानी के झरने भी थे जिनसे मादक आध्यात्मिकता की आभा निकलती थी। स्पष्टतः ये असाधारण पवित्र झरने थे। गुरुजी मुख्य हॉल में हैं। इम्पीरियस ने सामने की ओर इशारा किया, फिर मुस्कुराया। जब से उन्हें आपकी उपस्थिति का पता चला है, वे आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। ज्येष्ठ प्रशिक्षु भाई। धुंधले कपड़े पहने एक जीवंत युवती दौड़ती हुई बाहर आई। जब निंग ने उसे देखा तो वह मन ही मन हैरान रह गया। वह तो बस एक सच्ची अमर थी। एक सच्चे अमर के लिए अमर एबिसस की प्रशिक्षु बनना कोई आसान काम नहीं था। क्या बात है, कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन? इम्पीरियस ने पूछा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट आ गए हैं। युवती ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और फुसफुसाया, वह वहीं हॉल के अंदर हैं। गुरु उनके साथ आ रहे हैं। निंग का दिल धड़क उठा। विश्व भगवान ब्लैकमिस्ट। फॉगस्टोन के 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों में से 3 विश्व देवता थे। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट उनमें से एक थे। ओह! इम्पीरियस की आंखों में एक विचारमग्न भाव तैर गया और वह निंग की ओर मुस्कुराया। लगता है तुमने काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है, भाई डार्कनॉर्थ। आओ, हम तुम्हें गुरु और विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के प्रति सम्मान प्रकट करने दें। सही जी। निंग, एल्डर गॉड इम्पीरियस और द्वीप मास्टर फुशे एक साथ हॉल के द्वार की ओर चले। पुस्तक 24, अध्याय 9, तलवार कला। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही जी निंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हो। हॉल के बाहर उसने कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही उसे संगीत की ध्वनि साफ सुनाई देने लगी। निंग ने अपनी निगाहों से हॉल को देखा। हॉल में अमर महिलाएं नाच रही थीं और साथ ही संगीतकार भी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे थे। पूरे हॉल में 9 अलग अलग संगीत समूह फैले हुए थे और हर एक के बीच ब्रोकेड के कपड़े के पर्दे लगे हुए थे। वहां सैकड़ों संगीतकार और सैकड़ों अमर महिलाएं नाच रही थीं। ये सभी बस किनारे पर फड़फड़ा रही थीं, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। वरिष्ठ ब्लैकमिस्ट, आपको नमस्कार, पैट्रिक अमर इम्पीरियस ने आदरपूर्वक कहा।
गुरु, मैं एल्डर गॉड डाकनॉर्थ को लाया हूँ। निंग ने ऊपर देखा। बड़े हॉल के सामने 2 मेजें रखी थीं। बाईं ओर एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने बैठा था, जबकि दाईं ओर एक काले बालों वाला आदमी बैठा था जो काफी मैला और बेढंगा लग रहा था। दोनों से इतनी तेज शक्ति की लहरें निकल रही थीं, मानो वे पूरी अराजकता की दुनिया से निकलने वाली लहरें हों। विश्व देवता, अराजकता, अमर। निंग समझ गया कि ये दोनों उसके लिए जानलेवा खतरा हैं। यद्यपि वायलेट ज्वेल का उपयोग करते समय वह मुश्किल से ही विश्व देवता की सीमा तक पहुंचा था, फिर भी उसके और इन 2 आकृतियों के बीच शक्ति का अंतर, जो बहुत पहले उस सीमा को पार कर चुके थे, अभी भी काफी स्पष्ट था। वरिष्ठों, आपको सादर प्रणाम, निंग और फूशे दोनों ने आदरपूर्वक कहा। ज्येष्ठ देव होने के नाते उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर बोलने का पर्याप्त दर्जा प्राप्त था, जबकि सच्चे देवों और सच्चे अमरों को घुटनों के बल बैठना पड़ता था। तो तुम डाकनॉर्थ हो? ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। वह कैओस इम्मोर्टल एबिसस था। मैं हूँ, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम्हें अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। फॉगस्टोन आर्मी में शामिल होते ही तुमने अपनी ताकत की पुष्टि के लिए एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की मांग की थी। कैओस इम्मोर्टल एबिसस धीरे से मुस्कुराया। तुमने फॉगस्टोन के सभी 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर अपनी छाप छोड़ी है। द्वीप मास्टर फुशे ने फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड सहित सभी 9 विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को रिपोर्ट भेज दी थी। अमर एबिसस ने सबसे पहले जवाब दिया, लेकिन उन सभी 9 को इस मामले की जानकारी नहीं थी। ममहम्मा, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने भी अपने शराब के प्याले से घूंट भरते हुए नीचे की ओर देखा। गुरुजी, एक तरफ लाल होठों वाला, लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक जोर से बोला। हमें तो ये भी नहीं पता कि यह ज्येष्ठ देव डाकनॉर्थ कहाँ से आया है। क्या हमें आपको हर बेतरतीब ज्येष्ठ देव या पितृ अमर देवता से परेशान करना चाहिए? गुरुजी, आपका शिष्य पहले उसे परखना चाहता है और देखना चाहता है कि उसमें वास्तव में कितनी शक्ति है। अगर वह मुझे हरा भी नहीं सकता, तो आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अमर एबिसस ने हंसते हुए कहा। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट अपनी शराब के नशे में चूर होकर खेल रहा था। उसकी आंखों में नशे की झलक थी। भाई एबिसस, तुम्हारा ये शिष्य बहुत ताकतवर है। तुम उसे इस डाकनॉर्थ वाले के साथ पहला मौका दे सकते हो। शायद। अमर एबिसस ने सिर हिलाया, फिर निर्देश दिया। शिष्य, डाकनॉर्थ के साथ एक छोटी सी प्रतियोगिता करो। तुम दोनों में से किसी को भी दूसरे को नहीं मारना है। समझ गया, लाल वस्त्रधारी युवक ने आदरपूर्वक कहा। समझ गया, निंग ने भी कहा। 2 विश्वस्तरीय विशेषज्ञों ने अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी थीं। भला वह कैसे असहमत हो सकते थे? अमर एबिसस और विश्व देवता ब्लैकमिस्ट दोनों अपनी मेजों से कार्यवाही देख रहे थे। डाकनॉर्थ के बारे में आपकी क्या राय है? अमर एबिसस ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह काफी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा है, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने कहा। उसमें थोड़ी ताकत होनी चाहिए। अमर एबिसस ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर एबिसस, तुम्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा? चलो देखते हैं। विश्व देवता एबिसस के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। प्रतिबंधात्मक मंत्र स्वचालित रूप से हॉल के भीतर जगह ले लिया। पूरी तरह से निंग और लाल वस्त्र पहने युवक दोनों को कवर किया। निंग और लाल वस्त्रधारी युवक अंदर से एक दूसरे को घूर रहे थे। सुनो, मेरा नाम शेडेसो है। लाल वस्त्रधारी युवक ने अपने दोनों हाथों में तलवारें निकालीं। तलवारबाजी मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र तलवारबाजी भी है। निंग ने डाकनॉर्थ तलवारों की एक जोड़ी भी बनाई। इससे पहले उसने एल्डर गॉड ब्लैकपीक को कुचलने के लिए सिर्फ अपनी हथेलियों और स्टार सीजन हैंड का इस्तेमाल किया था। अब जबकि वह विश्व स्तरीय विशेषज्ञों की एक जोड़ी के सामने प्रदर्शन कर रहा था, निंग को लगा कि सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। आखिरकार वह अपनी तलवारों से तलवारबाजी बेहतर ढंग से कर पा रहा था। तलवार अधिक तेज और तेज थी। उसकी विशेषज्ञता तलवारबाजी है। पूर्वज अमर इम्पीरियस और द्वीप स्वामी फुशे दोनों हैरान थे। निंग पहले भी अत्याचारी और दबंग अंदाज में लड़ चुका था। क्या वह असल में तलवारबाजी भी करता था? वह तलवार भी चलाता है? विश्व देवता ब्लैकमिस्ट हंस पड़े। फॉगस्टोन के 2 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे जो तलवार चलाने में बेहद कुशल थे। एक थे फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड, जिन्होंने अपनी स्काई स्टार स्वॉर्ड पुस्तिका तैयार की थी और उसे उचित मूल्य देने वालों को बेचने को तैयार थे। दूसरे थे विश्व देवता ब्लैकमिस्ट। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड को धीरे धीरे बड़ा होते और सत्ता में आते देखा था। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने वास्तव में फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड को अपनी तलवारबाजी सिखाई थी, लेकिन जाहिर है अब तक फॉगस्टोन ब्लैकमिस्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। 2 तलवारबाजों के बीच मुकाबला, ये दिलचस्प होगा। अमर एबिसस मुस्कुराया। ब्लैकमिस्ट, अगर डाकनॉर्थ कुशल है तो आप उसे अपना शिष्य चुन सकते हैं। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं कभी भी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा। अमर एबिसस ने चुपके से अपना सिर हिलाया। बहुत समय पहले विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट का एक शिष्य था। उस शिष्य की मृत्यु के बाद ब्लैकमिस्ट ने और कोई शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अचानक निंग और लाल वस्त्रधारी युवक दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। दोनों तलवार कला में विशेषज्ञता के अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और अपनी दिव्य शक्ति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम थे, जिससे इसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं जाता था या बर्बाद नहीं होता था। 5वें चरण की तलवारबाजी, उसकी तलवारबाजी भी काफी प्रभावशाली है। निंग ने लाल वस्त्रधारी युवक से लड़ते हुए तुरंत दबाव महसूस किया। युवक की तलवारबाजी उसकी तलवारबाजी से ज्यादा चुस्त और फुर्तीली थी, मानो जंगल में सरपट दौड़ता कोई मृग या आसमान में उड़ता कोई पेगासस।
तलवार का हर वार स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज था। जाहिर है उसने भी 5 खजानों जैसी ही एक तकनीक सीखी और उसमें महारत हासिल की थी। निंग को इन सब बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार वह एक कैओस इम्मोर्टल का शिष्य था, उसके पास इस तरह की तकनीक होना स्वाभाविक ही था। हुश हुश हुश। तुलनात्मक रूप से निंग की तलवार कला अधिक अप्रत्याशित और निराकार थी। निंग ब्राइट मून तलवार कला की छायाहीन मुद्रा का इस्तेमाल कर रहा था। लाल वस्त्रधारी युवक को लगा कि इस मुद्रा को रोकना बेहद मुश्किल था। तुम्हारी तलवारबाजी बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम मेरे स्वामी के साथ वार करने के योग्य नहीं हो। लाल वस्त्रधारी युवक लड़ते हुए चिल्लाया। तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा, निंग ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। धमाका। निंग की 2 फड़फड़ाती तलवारें अचानक जोर से फूट पड़ीं। उसकी तलवारें पहले अजीबोगरीब और अप्रत्याशित तरीके से चलती थीं। अचानक वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गईं। इससे पहले निंग स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जबकि लाल वस्त्रधारी युवक ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। ऐसा करके ही वह आधे चरण के विश्व देवता निंग की शक्ति की बराबरी कर पाया। अब जब निंग स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल कर रहा था तो उसके वार की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। तेज, मजबूत, विचित्र। निंग की तलवार की रोशनी ने युवक पर इतना जबरदस्त दबाव डाला कि उसका चेहरा बदल गया। उसका शरीर धुंधला हो गया और उसकी कुल 6 भुजाएं प्रकट हो गईं। लेकिन निंग ने तुरंत अपनी भी 6 भुजाएं प्रकट कर दी और हमला जारी रखा। धमाका धमाका धमाका। निंग की तलवार की रोशनी अविश्वसनीय वजन और बर्बरता के साथ लगी, जिससे लाल वस्त्रधारी युवक की फुर्तीली तलवारबाजी पूरी तरह से बाधित हो गई। धमाका। तलवार की एक किरण लाल वस्त्रधारी युवक के शरीर से टकराई। युवक पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे महल का हॉल भी थोड़ा कांप उठा। लाल वस्त्रधारी युवक अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से खून उगल दिया। वह मुझसे बस थोड़ा सा ताकतवर है, बस। लाल वस्त्रधारी युवक हार स्वीकार नहीं करना चाहता था और एक बार फिर निंग की ओर बढ़ना चाहता था। पर्याप्त। ऊपर से आवाज आई, अगर तुम हार गए तो हार गए। जी हाँ गुरु। लाल वस्त्रधारी युवक ने थोड़ा शर्मिंदा होकर सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। वह इस अज्ञात वृद्ध देवता को हराना चाहता था, लेकिन वह स्वयं पराजित हो गया। तलवारबाजी के मामले में वह वास्तव में फॉगस्टोन के 3 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से एक था, और फिर भी वह इस डार्कनॉर्थ से हार गया था। तुम्हारा क्या विचार है? अमर एबिसस ने विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट की ओर देखा। तुम उसका न्याय करने के लिए मुझसे ज्यादा योग्य हो। विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट ने निंग की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। ये डार्कनॉर्थ तलवारबाजी में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। शायद वह सिर्फ इसलिए हार रहा था क्योंकि वह थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस लड़ाई में डार्कनॉर्थ की तकनीकें एक स्थिर अखंड धारा में सामने आईं। उसकी तकनीकें बहुत ही परिष्कृत और परिष्कृत थीं, जिससे वह बहुत ही स्वाभाविक और बेरोक-टोक तरीके से लड़ सकता था। अगर मेरा अनुमान सही है तो डार्कनॉर्थ ने तलवारबाजी में अपनी असली कुशलता की बस एक झलक ही दिखाई है। उसने अभी तक अपनी सबसे जबरदस्त तकनीकें नहीं दिखाई हैं। ओह, अमर एबिसस को आश्चर्य हुआ। विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट बहुत पहले ही तलवार की दुनिया के स्तर पर पहुंच चुके थे। तलवार कला का मूल्यांकन करने में वे लगभग किसी और से बेहतर थे। हालांकि उसने अभी तक अपनी सबसे जबरदस्त तकनीकों का खुलासा नहीं किया है, फिर भी वह अपनी बताई तकनीकों की चतुराई को छिपा नहीं पा रहा है। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट मुस्कुराया। किसी कमजोर व्यक्ति के लिए तलवारबाजी का विशेषज्ञ होने का दिखावा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तलवारबाजी के विशेषज्ञ के लिए कमजोर होने का दिखावा करना भी बहुत मुश्किल है। उसका हर एक रुख असाधारण है और उसकी तलवारबाजी का इरादा भी। एबिसस, मेरा एक अनुचित अनुरोध है। ओह, यह क्या है? अमर एबिसस ने पूछा। बल्कि मुझे ही उससे मुकाबला करने दो। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने अपनी शराब का प्याला नीचे रख दिया। जब मैं उसे खुद परखूंगा तभी मुझे यकीन होगा कि वह कितना ताकतवर है। हाँ, तलवार के दाव में मेरी उपलब्धियां काफी औसत हैं। आप वास्तव में सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। अमर एबिसस ने सहमति में सिर हिलाया। पुस्तक 24, अध्याय 10, विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट। अराजकता। अमर एबिसस और विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट दोनों अचानक हॉल के बाहर की ओर देखने लगे। फुश। एक और व्यक्ति अचानक हॉल में आया। लाल वस्त्रधारी युवक जीनिंग, पूर्वज अमर इम्पीरियस और द्वीप स्वामी फूशे, सभी ने सिर घुमाकर देखा। नया आगंतुक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तारों वाला वस्त्र पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल थे और बालों का एक एक कतरा तारों की रोशनी में झिलमिला रहा था। उसकी निगाहों ने निंग और अन्य लोगों को अपनी आंखें नीची करने के लिए बेकाबू कर दिया। यह आभा। निंग का दिल कांप उठा। अभी अभी आए इस आदमी को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह फॉगस्टोन ग्रह को ही आसमान में चमकता हुआ देख रहा हो। स्टारलॉर्ड। अमर एबिसस पहले ही उठ खड़ा हुआ था। उसने तुरंत हाथ हिलाया, जिससे हॉल के बीचों बीच एक तीसरी मेज प्रकट हो गई। वह और विश्वदेव ब्लैकमिस्ट झटपट मेज के दोनों ओर बैठ गए। स्टार चाइल्ड, विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फुश। तारों से जड़ा हुआ वह आदमी हॉल के सामने आया और फिर कमल मुद्रा में बैठ गया। वह मुस्कुराया। दूसरे अंकल एबिसस, कृपया बैठ जाइए। ऐसे समारोह में खड़े मत होइए। मैंने अभी कुछ देर पहले ही सुना है कि डार्कनॉर्थ नाम का एक बड़ा देवता हमारी फॉगस्टोन सेना में शामिल होना चाहता है। संयोग से मैं अपना ध्यान छोड़कर आया था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं देखने आया। हाँ, ब्लैकमिस्ट इस डार्कनॉर्थ की शक्ति का व्यक्तिगत परीक्षण करने ही वाला था।
अमर एबिसस मुस्कुराया। वह फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड के प्रति बहुत सम्मान रखता था क्योंकि स्टारलॉर्ड एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। उसकी तुलना में आसपास के अन्य दो आधिपत्य जैसे देव सम्राट ब्लैकलोड्स और सॉवरेन ईस्ट विक्टर भी थोड़े कमजोर थे। अमर एबिसस वास्तव में उनका प्रशंसक था, यही कारण था कि वह यहाँ निवास करने को तैयार था। दूसरे अंकल, क्या आप उसे खुद परखने की योजना बना रहे हैं? हाँ, लगता है यहाँ आने का मेरा फैसला सही था। स्टारलॉर्ड हंसा। डार्कनॉर्थ तलवार के दांव में काफी प्रतिभाशाली लगता है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह छोटा बच्चा सचमुच बड़ा हो गया था और शक्तिशाली बन गया था। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड, अमर एबिसस और विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट आपस में बातें कर रहे थे। बाकी कोई कुछ सुन नहीं पा रहा था। क्या वह फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड है? निंग और अन्य लोग, जिनमें अमर एबिसस के शिष्य भी शामिल थे, सभी की सांस फूलने लगी। फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड एक किंवदंती था। सच कहें तो फॉक्सटोन का हर एक स्टारलॉर्ड अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक था। फॉक्सटोन का एक लंबा प्राचीन इतिहास था जो बैडलैंड्स कोर्ट की वंशावली से भी पुराना था। जब भी कोई उत्तराधिकारी शक्तिशाली होता, फॉक्सटोन का पिछला स्टारलॉर्ड वहां से चला जाता और आदिम अराजकता के बीच साहसिक कार्य पर निकल पड़ता। वे अपने अपने रास्ते खोजते और परिणामस्वरूप उनमें से कई अपने साहसिक कार्यों के दौरान दूसरी दुनियाओं में मारे जाते। कई सालों की साहसिक यात्राओं के बाद कुछ लोग वापस आकर अपने पुराने घर को देखने आते थे। इस प्रकार हालांकि कई बार फॉक्सटोन वंश का सफाया हो जाता था, लेकिन हर बार उसे जल्दी ही फिर से सत्ता में वापस ला दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जब भी कोई उत्तराधिकारी औपचारिक रूप से फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड की उपाधि ग्रहण करता तो वह अचानक नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता। निंग ने फॉक्सटोन में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड्स की जड़ें बहुत गहरी थीं। वे खुद को तेजी से बेहतर बनाने के लिए फॉक्सटोन की शक्ति पर ही भरोसा कर सकते थे। डार्कनॉर्थ, अमर एबिसस बोला। वर्तमान, निंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ही तुम्हारी परीक्षा लेंगे, अमर एबिसस ने कहा। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट बहुत पहले ही तलवार के ताव में तलवार की दुनिया के स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस अवसर को मत गंवाओ। समझ गया। निंग उत्साहित हो गया। तलवार दुनिया, तलवारबाजी का छठा चरण, वह चरण जो तलवार के दाव के माध्यम से विश्व देवता बनने की अनुमति देता है। मेरे दूसरे चाचा अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत कम करते हैं, तुम्हें इसे संजोकर रखना चाहिए, फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, बच्चे। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे रक्त की एक बूंद निंग की ओर उड़ी और ब्लैकमिस्ट के एक हूबहू क्लोन में प्रकट हुई। हालांकि इस क्लोन की आभा काफी कमजोर थी। ये रक्त अवतार एक साधारण एल्डर गॉड से थोड़ा कमजोर है। अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार मुझ पर करो। ठीक है। निंग की आंखें चमक उठीं। निंग और ब्लैकमिस्ट का अवतार दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। ब्लैकमिस्ट का अवतार एक बड़े देवता के लिए गति और शक्ति दोनों में कमजोर था, जबकि निंग एक अर्धचरणीय विश्व देवता था। इससे निंग को काफी फायदा हुआ, लेकिन निंग जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौशल और ज्ञान के मामले में उससे कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर था। वरिष्ठ ब्लैकमिस्ट, यह अब तक की मेरी सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी है। कृपया मुझे कुछ सलाह दें, निंग ने गंभीरता से कहा, एक तलवार को दोनों हाथों से पकड़े हुए। निंग ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और अचानक पूरा हॉल उसकी तलवारबाजी से गूंज उठा। नामहीन तलवार कला हाथ स्वॉर्ड रोक। अंत्युत के बाद निंग 300 वर्षों के लिए एकांतवास में चला गया था, जो स्वर्गदर्शी दीप्ति के टॉवर में 6000 वर्षों के बराबर था। हालांकि उसने इन 6000 वर्षों में से अधिकांश अपने शरीर को पुनर्स्थापित करने में बिताया था, लेकिन उसका अधिकांश ध्यान दाव और तलवार के ध्यान में लगा रहा था। उसकी तलवारबाजी उस समय की तुलना में और भी अधिक भयानक और परिष्कृत हो गई थी जब उसने वृद्ध युवान का वध किया था। स्विश, निंग आगे की ओर उड़ गया। उसका पूरा शरीर तलवार में तब्दील हो गया था। ये तलवार इरादा, वह वास्तव में तलवार के दाव में एक सच्चा विशेषज्ञ है। ब्लैकमिस्ट के अवतार ने एक तलवार निकाली और निंग के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हुए एक हंसी निकाली। झनकार, झनकार, झनकार। दोनों के बीच भयंकर युद्ध के दौरान हजारों तलवारों की छायाएं प्रकट हुईं। निंग के पास अपार शक्ति, अद्भुत दिव्य क्षमताएं और अद्भुत तलवारबाजी थी। हालांकि विश्वदेवता ब्लैकमिस्ट की तलवार और भी अधिक अप्रत्याशित और क्षणभंगुर थी, जिसके कारण निंग का हर वार खाली और निशाना चूक जाता था। दूसरे अंकल, आप शायद सिर्फ एक अवतार से डार्कनॉर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसे तलवार के असली सार की कुछ समझ हासिल हो गई है। हालांकि बाकी मामलों में उसकी कमी है, लेकिन तलवार पर उसका नियंत्रण और महारत पूर्णता के स्तर पर पहुंच गई है। फॉक्सटोन का स्टारलॉर्ड तलवार के दांव में विश्व देवता ब्लैकमिस्ट से भी ज्यादा कुशल था। ये लड़ाई देखकर वह तुरंत हंसा और अपनी राय दी। उसमें कोई भी गुंजाइश या कमजोरी नहीं दिखती। वह हर कदम पर मुझ पर टूट पड़ता है, इस बात का फायदा उठाता है कि मेरे पास पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं है। ब्लैकमिस्ट के अवतार में लड़ने के लिए पर्याप्त दिव्य शक्ति ही नहीं थी। मुझे अपने असली शरीर से इसमें हिस्सा लेना होगा। स्वूश, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट अचानक अपनी सीट से उड़ गए, अपने क्लोन को भगा दिया और इसके बजाय व्यक्तिगत रूप से निंग के खिलाफ लड़ाई के लिए आगे बढ़े। क्या विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने अपने ही शरीर से सगाई कर ली है? क्या विश्व देवता ब्लैकमिस्ट का अवतार डार्कनॉर्थ से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था? द्वीप मास्टर फुशे और अमर एबिसस के शिष्यों सहित सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। अमर एबिसस स्वयं भी हैरान था।
भाई ब्लैकमिस्ट तलवार चलाने में बहुत कुशल है। हालांकि उसके अवतार में शारीरिक शक्ति थोड़ी कम है, फिर भी भाई ब्लैकमिस्ट तलवारबाजी में इतना कुशल होना चाहिए कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद डार्कनॉर्थ को हरा सके। यहीं पर तुम गलत हो, फॉगस्टोन के स्टार लॉर्ड ने कहा। तलवार का दाव युद्ध और संहार के लिए बना एक दाव है। इसलिए जब ज्यादातर तलवारबाज तलवार के दाव की गहरी समझ हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें तलवार से संहार के इरादे की समझ हासिल होती है। लेकिन इस डार्कनॉर्थ को तलवार से संहार के इरादे की समझ नहीं मिली, बल्कि उसे किसी और चीज की समझ मिली, तलवार पर एक तरह का पूर्ण नियंत्रण। वह अपने हर एक रुख की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और उसमें लगभग कोई कमजोरी या खामी नहीं दिखती, जिससे उसके बराबर शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। पूर्ण नियंत्रण अमर एबिसस वास्तव में समझ नहीं पाया। फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड ने शांति से हंसते हुए कहा, तलवार का असली सार एक विशाल अंतहीन सागर है। तलवार के दाव के विभिन्न विशेषज्ञ तलवार के सार का अध्ययन करके अलग अलग अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। डार्कनॉर्थ को जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई वह तलवार पर नियंत्रण से संबंधित है। उसकी तलवार न तो सबसे तेज है, न ही सबसे तेज, लेकिन उसे अपनी तलवार पर सबसे उत्तम नियंत्रण है। वास्तव में दिवंगत विश्वदेव नॉर्थरेस्ट अपने उत्तराधिकारी के लिए 98 पत्थर के स्तंभ छोड़ गए थे ताकि उनके उत्तराधिकारी को छिपे हुए किनारे की अवधारणा में महारत हासिल करने में मदद मिल सके। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो नियंत्रण पर केंद्रित थी, न कि किसी पूर्ण आक्रमण पर। बाद में निंग ने अंततः एंडवार के दौरान हाथस्वॉर्ड स्टांस में महारत हासिल कर ली। नामहीन तलवार कला के लिए यह आवश्यक था कि इसके साधकों को अपनी अमर तलवारों पर पूर्ण नियंत्रण हो। यदि कोई अपनी इच्छानुसार तलवार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह कभी भी वास्तविक रूप से शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, चाहे उसके वार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह एक ऐसा स्तर है जिस तक पहुंचने का सपना तलवार के दाव के कई विशेषज्ञ देखते हैं। अगर आप पूरी तरह से दोषरहित हैं, तो जब आपका सामना उसी स्तर के शक्तिशाली दुश्मन से होगा तो उसके लिए आपको हराना बहुत मुश्किल होगा। स्टारलॉर्ड हंसा, मैं विश्व देवता बनने के बाद ही इस स्तर तक पहुंचा हूँ। मेरे दूसरे चाचा अभी तक इस स्तर की महारत तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने तलवार के दाव में एक अलग ही राह पकड़ ली है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने तलवारबाजी में निंग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए युद्ध करते समय अपनी शक्ति को दबा दिया। गड़गड़ाहट, पूरे हॉल में तलवार की रोशनी चमक रही थी। निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत तलवारों की परछाइयों के जाल में फंस गया हो जो सब उस पर टूट पड़ रही थीं। वह हॉल में मौजूद किसी भी दूसरे व्यक्ति को देख नहीं पा रहा था। उसे बस तलवारों की रोशनी की हमलावर धारियां दिखाई दे रही थीं, जो तलवारों की परछाइयों के काले धुंध से निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। हर एक वार भूतिया, फिर भी क्रूर और दबंग था। बच्चे, यह मेरी तलवारों की दुनिया है, अच्छी तरह देखो। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट की आवाज हॉल में गूंज उठी। निंग अपनी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। हाथस्वॉर्ड दायरे के सहयोग से उसकी ब्राइट मून तलवारबाजी एकदम सटीक और जटिल तरीके से चल रही थी, और फिर भी वह अभी भी हार के कगार पर था। वह बस पूरी ताकत से लड़ सकता था और अपनी तलवारबाजी में अर्जित सारी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता था। हाल के वर्षों में निंग को तलवार के ताव में कोई सच्चा कुशल प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। वह इस पूरे समय कड़ी मेहनत से अकेले ही प्रशिक्षण ले रहा था। हालांकि अब एक विश्व देवता जिसने अपनी तलवार की दुनिया में महारत हासिल कर ली थी, उसके खिलाफ साक्षात युद्ध कर रहा था, जिससे उसे एक बिल्कुल नई दुनिया देखने और तलवार के असली विशाल सार की और भी गहरी झलक पाने का मौका मिल रहा था। दरअसल निंग अनाम तलवार कला के दूसरे रुख के बारे में और भी गहरी समझ हासिल करने लगा था। 6000 साल का प्रशिक्षण भी इस एक लड़ाई जितना उपयोगी नहीं था। निंग की आंखों में एक उन्मत्त भाव उभर आया, क्योंकि वह विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसने तलवार के ताव के बारे में अपनी कई जानकारियों का परीक्षण किया, इस उम्मीद में कि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के खिलाफ ये लड़ाई कुछ और समय तक जारी रहेगी। वास्तव में उनकी तलवारबाजी की कला इतनी तेजी से विकसित हो रही थी कि सभी दर्शक इसे देख सकते थे। वह अधिक शक्तिशाली हो रहा है। फॉगस्टोन का स्टारलॉर्ड अपनी जगह से देखता रहा, और ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। लगता है इस डार्कनॉर्थ को पहले कभी तलवार के दाव के सच्चे विशेषज्ञों का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरे अंकल, उसके साथ कुछ और समय बिताइए। तलवार के दाव में ऐसा विशेषज्ञ मिलना हमारे लिए बहुत दुर्लभ है।